डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 56। और अब डेविल ने उसको देखकर बेपहना खुशी और हैरानी से आहिस्ता से कहा, मेरियन, एन जिंदा है, मेरियन जिंदा है। अब वो डेविल तीर की तेजी से उसकी तरफ लपका, लेकिन तभी जेफ ने रोकते हुए कहा, डैनियल, वो तेरियन नहीं है। और डैनियल उसके हाथ से अपना कंधा छुड़ाते हुए गुस्से में कहा, वो मेरियन ही है, छोड़, मुझे जाने दे उसके पास। डैनियल जेफ को दूर धकेलते हुए कहा, लेकिन फिर जेफ ने कहा, डैनियल मेरी बात सुन, एन को मैंने खुद अपने हाथों से मानो मिट्टी के नीचे दबाया है। वो एन नहीं है, उसका सिर्फ चेहरा एन पर है। देख वो कितनी फास्ट फ्रेंच बोल रही है, जबकि एन को फ्रेंच नहीं आती थी। दूसरा, उसका हुलिया देख, क्या तेरी एन का ये आउटफिट था? नहीं, ये एन नहीं है। तब डैनियल जेफ की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, वो एन ही है, वो मुझे तकलीफ देने के लिए ये सब कर रही है। और तब कुछ ही देर में एन सब से हाथ मिलाती हुई डेविल के पास आए और बरोश ने फ्रेंच में सेंड्रा से कहा, सैंडी, इनसे मिलो, ये मेरे फर्स्ट पार्टनर मिस्टर डेविल है। और डैनियल उसको बहुत गहरी नजरों से देख रहा था, और एन को वो नीली आंखें अपने आर पार उतरती हुई महसूस हुई। ये आंखें ही उसका पीछा नहीं छोड़ती थी, यहाँ तक कि उसके बेटे की भी यही आंखें थी। और एन को अपना कॉन्फिडेंट गिरता हुआ सा महसूस हुआ, लेकिन वो एकदम संभल कर उसने एक अदा से उसकी तरफ हेलो कहकर हाथ बढ़ाया। और जो अगले पल डेविल ने किया, उसकी इस हरकत पर सब दंग रह गए। खुद एन को भी यकीन नहीं था वो ऐसा कुछ कर देगा, और सबके हैरत से मुंह खुले रह गए। लेकिन वो डेविल था, वो कब क्या करता था किसी को पता लगाना मुश्किल होता था। अभी सैंड्रा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था, और तभी डैनियल ने उसका हाथ पकड़कर उसको खींचकर अपने सीने में दबोच लिया, क्योंकि उसको किसी बात से मतलब नहीं था वो किस रूप में है, किस पहचान से है, किस नाम से है। उसको बस इतना पता था, वो उसकी एन है, और वो जिंदा उसके सामने है। और वो कितना तड़प रहा था, मर रहा था, ये उसको ही पता था। इसलिए वो उसके सामने थी तो कैसे खुद को रोक लेता, कैसे उसको खुद से दूर कर लेता, जिसकी दिल की प्यासी बंजर जमीन पर फिर से उसकी एन बारिश की पहली बूंद तरह लौटी थी। और अब उसको देखकर ऐसा लगा जैसे उस मरते हुए इंसान को फिर से जिंदगी मिल गई हो, और उसने उस जिंदगी को बाहों में ले लिया और खुद में भींच लिया। लोग चिल्ला रहे थे, उसको उससे दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डेविल को ना कुछ सुनाई दे रहा था, ना दिखाई दे रहा था। वो तो बस अपनी एन को महसूस कर रहा था, अपने दर्द से बेचैन तड़पते दिल को सुकून दे रहा था, यकीन दिला रहा था उसकी एन उसके पास दोबारा लौट आए है। और उसने एन को सीने में भींचते हुए कहा, एन तुम जिंदा हो, कहाँ थी तुम? मैं कितना तड़प रहा था, कितना पल पल मर रहा था तुम्हारे लिए, कितना रोया मैं तुम्हारे लिए, सांस नहीं ले पाता हूँ जब तुम याद आती हो। मुझे माफ कर दो एन, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, अब और सजा मत दो, कह दो तुम मेरी एन हो, आ जाओ मेरे पास। एन मर रहा हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ, मैं लूट चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ जब से तुमसे दूर हुआ हूँ। प्लीज मेरी जान, कह दो तुम मेरी एन हो, प्लीज एन, प्लीज, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेचैनी उसको सुना रहा था, जैसे वो उसके साथ अकेला खड़ा हो और पूरी कायनात रोक चुकी हो, लेकिन उसके बाहर हड़कंप मचा हुआ था। सब चीख चिल्ला रहे थे, और एन भी चीख चीख कर फ्रेंच लैंग्वेज में कह रही थी, कमीने, बदमाश इंसान, छोड़ मुझे, क्या बक रहा है? एन इतने गुस्से में और बौखलाई हुई थी कि वो क्या बोल रहा है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर जेफ और चार्ली उसको एन से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो जैसे बहुत सुकून और आराम से उसको अपने सीने में भींच खड़ा था। और पार्टी के आसपास के लोग भी बौखला रहे थे, कुछ हंस रहे थे। डेविल ने कैसे बारोश की वाइफ पर अपना कब्जा जमा लिया है, और अब बारोश को भी गुस्सा आ रहा था कि डेविल को पता होने पर भी उसने उसकी बीवी को हक कर लिया, और वो बूढ़ा भी कोशिश करके हाफ चुका था, और एन को उसने ऐसे कब्जे में कर रखा था कि ना तो वो हाथ हिला पा रही थी ना पैर। और अब जब डेविल को सुकून मिला तो वो होश की दुनिया में लौटा, और अब उसको सबकी आवाज आने लगी, और जेफ कह रहा था, डैनियल छोड़ दे उसको, प्लीज छोड़ दे इसको, ये तेरी एन नहीं है। और फिर डेविल ने उसके गले पर किस करते हुए कहा, नहीं ये मेरी एन है, मेरी एन ही है। डैनियल की हालत एक पागल दीवाने जैसे हो रही थी, जो कई सालों बाद अपनी बिछड़ी मोहब्बत से मिला था। और अब जेफ ने उसको खींचा, लेकिन अब वो खुद ही उससे अलग हुआ, और एन जो अब सैंड्रा बनी हुई थी, उसने सीने पर हाथ रखकर अपनी रुकी हुई सांसों को बहाल किया, और गुस्से में उसके एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सैंड्रा पार्क को छूने की? और उसके सबके सामने थप्पड़ मारने पर सबके मुंह खुल गए कि उसने सबके सामने डेविल को थप्पड़ मार दिया।
अब बारोश भी बेदम सा हो गया क्योंकि इतना अंदाजा बारोश को भी था कि डेविल क्या चीज़ है और क्या हैसियत है उसकी। बारोश की भी अभी तक उसके सामने इतनी हिम्मत नहीं थी और अब चाली भी मुंह फाड़े हैरत से उस नाजुक सी लड़की की हिम्मत को दाद दे रहा था जिसने भरी महफिल में डेविल जैसे खतरनाक आदमी पर हाथ उठाया। और अब ना जाने डेविल क्या करेगा, लेकिन वो आहिस्ता से मुस्कुराया और कहा, इतनी हिम्मत बस मेरी एन दिखा सकती है और इस डेविल ने बस एन को ही ये हक दिया है। और एन तुम्हें जितना मारना मार लो मुझे, क्योंकि मैं तुम्हारा दोषी हूँ। बहुत रुलाया है, बहुत तकलीफ दी है मैंने तुम्हें। और अब सेंड्रा ने ऐसे रिएक्ट किया, वो क्या बोल रहा है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि डेविल उससे उसकी ही लैंग्वेज में सब कह रहा था। अब सेंड्रा गुस्से में अंदर चली गई क्योंकि डैनियल की इस अचानक हरकत पर वो एकदम सहम गई थी और उसको डर लगा उसका सच एकदम सामने ना आ जाए, इसलिए खुद को रिलैक्स करने के लिए अंदर आ गई। अब बारोश ने कहा, डेविल तुमने समझ क्या रखा है? तुमने सबके सामने मेरी वाइफ को हक किया, क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? अब डेविल ने गुस्से में घूरकर बारोश को देखते हुए कहा, ये तुम्हारी वाइफ नहीं है, मेरी वाइफ है। और अब बारोश डेविल को अंदर ले गया और पार्टी को उसके मैनेजर ने अटेंड किया। अब बारोश ने एक फाइल उसके हाथ में देते हुए कहा, ये तुम्हारी वाइफ नहीं है, ये देखो, ये सेंड्रा पार्क है, फ्रांस की एक मॉडल। और अब डैनियल ने सारे डॉक्यूमेंट देखे, उसका पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, आई कार्ड, फ्रांस की नेशनलिटी, सब पर एक ही नाम था, सेंड्रा पार्क। और अब जेफ ने और चार्ली ने देखते हुए कहा, डेविल मिस्टर मफी सही कह रहे हैं, ये तुम्हारी नहीं है। तब डेविल गुस्से से दहाड़ा और अपने दिल पर उंगली रखते हुए कहा, यहाँ रहती है वो, उसका हर टच पहचानता हूँ, ये पेपर सिर्फ उसकी पहचान बदल सकते हैं, मेरी इनको नहीं, क्योंकि कुछ साल का रिश्ता नहीं है उससे मेरा, कई सालों का रिश्ता है। उसकी 6 साल की उम्र से मैंने उसको महसूस किया है, मेरे जिस्म ने उसको छुआ है, इसलिए ये पेपर डैनियल के एहसास को नहीं बदल सकते, मेरे प्यार को नहीं बदल सकते। वो मेरी वाइफ एन ही है। अब एन गुस्से में निकलकर बाहर आए और कहा, ओक, अगर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो प्रूव करो। देसी ये डॉक्यूमेंट प्रूव करते हैं मैं बारोश मफी की वाइफ हूँ, ऐसे तुम भी प्रूव करो एन तुम्हारी वाइफ है। एन अपनी और बारोश के मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहा, ये बात सिर्फ इनको पता थी कि उसकी बारोश के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, लेकिन अभी उसके हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट था। और अब उसने डैनियल से कहा, दिखाओ मुझे क्या प्रूव है तुम्हारे पास एन तुम्हारी वाइफ है या मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। और अब डैनियल अपनी उंगलियां अपने बालों में फंसा कर खड़ा था और परेशान सा होकर सोच रहा था वो क्या सबूत दिखाई, क्योंकि उसने तो एन को लीगली अपनी बीवी बनाया ही नहीं था। अब उसको अफसोस हो रहा था, उसने तो एन के साथ यहाँ भी गलत किया था, क्योंकि उसने तो उससे अपने लोग के हिसाब से शादी ही नहीं की थी, उसने तो बस इंडिया में शादी की थी, वो भी उसकी कम्युनिटी के हिसाब से, और वो भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी क्योंकि उसको तो बस इतना पता था उस रस्म से एन उसकी हो गई थी। लेकिन उसने उस इंडिया की शादी का भी कोई सबूत लेना जरूरी नहीं समझा था और एन को कई साल अपने साथ रखकर भी उसने उससे शादी नहीं की थी। ब्रिटिश लॉ के हिसाब से उसकी सिर्फ 2 ही वाइफ थी, एन उसकी वाइफ नहीं थी, बिना शादी किए ही वो उसको यूज कर रहा था। ऐसा नहीं था वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, उसको लगा वो फुर्सत मिलने पर आराम से शादी कर लेगा। एन कहाँ जाने वाली थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था ऐसा वक्त भी आएगा जब उसको एन को अपना कहने के लिए भी सबूत की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब उसके पास कोई सबूत नहीं था, एन उसकी वाइफ है या एन के साथ उसका कोई रिश्ता भी है। अब उसका मन कर रहा था अपनी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी अपना सर किसी पत्थर से तोड़ ले। अब एन ने कहा, तो मिस्टर डेविल हो गई आपको तसल्ली, क्या अब हम अपनी पार्टी अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कई सालों का रिश्ता होने पर भी आपके पास कोई सबूत नहीं है। एन आपकी वाइफ है, तो प्लीज़ अब हमारा टाइम वेस्ट ना करे, तो चले डार्लिंग। अब एन ने बारोश को अपना हाथ देते हुए कहा, अपने गेस्ट को अटेंड करना है। अब वो डैनियल और जेफ के बीच से एक्सक्यूज मी कहकर निकल गई और डेविल मुट्ठी भींचे खड़ा रह गया। अब वो घर आया और उसका गुस्से के मारे बुरा हाल था, आते ही उसने तोड़ फोड़ मचा दी। बेला रेशा सभी हो गए, आखिर हुआ क्या है? तब जेफ ने कहा, डैनियल ने आज एन से मिलती जुलती लड़की देखी और ये उसको एन ही समझ रहा है। और तब डैनियल ने दहाड़ते हुए कहा, वो एन जैसी नहीं है, वो मेरी एन ही है, वो मुझे से बदला लेने के लिए ये सब कर रही है। अब बेला और रेशा शॉक खड़ी थी, अब बेला को डैनियल फिर से दूर दिख रहा था। अब रेशा ने कहा, क्या डैनियल तुम सच कह रहे हो एन जिंदा है? और डैनियल ने आहिस्ता से कहा, हाँ वो जिंदा है, लेकिन मेरे सामने वो एन नहीं कोई और बन कर आए है। लेकिन मुझे इस बातें की खुशी है, वो दुनिया में है, जिंदा है, और बहुत जल्द उसको मैं अपने पास ले आऊंगा, क्योंकि ये डैनियल अपनी एन के बिना नहीं रह सकता। और वो अब बाहर चला गया। तब जेफ ने परेशान होकर कहा, मम वो एन नहीं है, वो बस एन जैसी दिखती है,
वो कोई फ्रांस की मॉडल है और बारोश ने उससे शादी की है। उसने खुद सारे सबूत दिखाए हैं। लेकिन डैनियल मान नहीं रहा। अब वो सब अफसोस में बैठ गए। और अब डैनियल पहली फुर्सत में इंडिया के लिए निकला। अब वो कई साल बाद इंडिया उसी बंगले के सामने खड़ा था जहां वो हर महीने आता था अपनी एन से मिलने। लेकिन उसको यहाँ भी कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि बंगले पर ताला लगा था। वहाँ कोई नहीं था। डैनियल गाड़ी में बैठा था। एंड्रू ने आसपास के लोगों से पूछा तो एक औरत ने बताया पता नहीं कहाँ चले गए। बेचारों के साथ बहुत बुरा हुआ। एक बेटी खत्म हो गई, दूसरी का हस्बैंड अपाहिज हो गया, इसलिए बहुत दुखी थे। ये जगह ही छोड़कर चले गए। अब एंड्रू ने कहा आपको कोई आइडिया है कहाँ गए? उन्होंने कहा नहीं, वो किसी से कुछ कहकर नहीं गए। अब डैनियल वापस आया। अपनी लापरवाही की उसको इतनी बड़ी सजा मिलेगी ये उसने सोचा नहीं था। उसने सैंड्रा के बारे में पता किया तो सबने सैंड्रा के होने का प्रूफ दिया। वो एक मॉडल है, इसका भी मीडिया से पता चल गया। सोशल मीडिया पर उसके मॉडलिंग करते हुए फोटो दिख रहे थे। अब डैनियल सोच रहा था एन पूरी प्लानिंग के साथ आई है। मैं अगर ये प्रूव कर भी दूँ वो मेरी एन है, लेकिन उससे मेरा कोई रिश्ता है ये कैसे प्रूफ करूं? और जब तक मेरा उससे कनेक्शन साबित नहीं हुआ तो मैं उस पर अपना राइट कैसे रख सकता हूं? लीगली बारोश के पास ये राइट है। अब मैं क्या करूं? फिर डैनियल आंखें बंद करके सोफे पर लेट गया और खुद से बातें करने लगा। एन तुम्हें यहाँ आना ही होगा, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। एन ने बारोश से शादी तो की थी लेकिन सिर्फ उसकी पावर हासिल करने के लिए। उसने शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था कि वो उसको उसकी बिना मर्जी के हाथ भी नहीं लगाएगा और न वो उसके घर में रहेगी। बारोश इसलिए चुप था। वो रोज रात को डॉक्टर बॉस्को के घर चली जाती थी और सुबह होने से पहले आ जाती थी। और एन अभी विंडो में बैठी थी और डैनियल के बारे में सोच रही थी। क्यों डैनियल, मैं तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाती हूँ। एन को बार बार उसके अल्फाज याद आ रहे थे और तभी उसने कानों पर हाथ रख लिए। मैं अब तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करूंगी। बहुत दे लिया तुमने मुझे प्यार का धोखा, लेकिन अब नहीं, अब तुम्हें धोखा मिलेगा। मैं तुम्हें हर तरह से तोड़ूंगी। अभी वो बैठी सोच ही रही थी जब घर से वीडियो कॉल आए। उसने कॉल रिसीव की तो मायरा ने उसके सामने एडी को दिखाया जो अपनी माँ को देखते ही रोता रोता चुप हो गया। और अब एन को अपनी बेबसी पर आंसू आ गए कि वो कितनी पत्थर दिल बन रही है। उसने अपने मकसद के लिए अपने मासूम से बच्चे को दूर किया हुआ है। और फिर मायरा ने उसको समझाया हूर अगर मकसद पूरा करना है तो मजबूत बन, इस तरह कमजोर पड़कर तू उन लोगों का मुकाबला कैसे करेगी? और फिर मायरा ने कहा और सब बात छोड़, आज एडी ने एक नया लफ्ज बोला है। तब हूर ने एडी को देखकर मुस्कुराते हुए दुलार से कहा क्या बोला है मेरे बच्चे ने? और तब ही एडी ने कहा डेडा। और तब ही हूर का कलेजा मुंह को आ गया और वो खुद को उस बच्चे का गुनाहगार समझने लगी और होठों पर हाथ रख के रोकर वॉशरूम में भागी और शीशे के सामने खड़ी होकर रोने लगी। उसने माँ से पहले अपने बाप को पुकारना सीखा, लेकिन एन उसके बाप को ही उससे हमेशा के लिए दूर करना चाहती है। बाप होते हुए भी वो उसको उसके साए से महरूम रखना चाहती है। अगर बड़ा होकर उसको पता चला मैंने जानकर भी उसको उसके बाप से दूर रखा था, क्या नफरत नहीं करेगा मुझसे? अब हूर बुरी तरह रोने लगी और अब वो मुंह टॉवल से साफ करके बाहर आई। तब मायरा ने कहा हूर तू गलत नहीं है, खुद को दोषी मत मान, क्योंकि जो तेरे साथ डैनियल ने किया, अगर तेरी जगह कोई भी औरत होगी तो वो यही करेगी जो तू कर रही है। और एडी जब तक समझदार होगा तो वो समझ जाएगा उसका बाप कैसा आदमी था। उसने उसकी माँ के साथ क्या किया। तू जी छोटा मत कर और अपने इरादे में मजबूत रह। अब हूर को थोड़ा धारस मिला। अब वो दोनों बहनें कितनी देर तक बात करती रही। एन को देखकर उस बूढ़े बारोश की भी नीयत खराब होने लगी थी तो उसने हूर को ब्लैकमेल किया कि वो उसको भी खुश करे वरना वो उसकी सारी पोल पट्टी खोल देगा। और ये बात हूर ने बड़े ऑफिसर से बताई तो उसने हूर को एक तरकीब बताई और अब मुश्क की माँ ने कुछ मेल बारोश को किए जिसमें कुछ फाइल्स की फोटोकॉपी थी, जिसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट थे जो बारोश ने मुश्क के साथ किए हुए थे, जिसमें कई हजार का गवर्नमेंट का घपला साबित हो रहा था। और अब मुश्क की माँ ने उसको धमकी दी अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ गया तो वो सबके सामने उसकी स्कैम खोल देगी और बारोश को चुप लगाना पड़ा। अगले दिन सब मीटिंग रूम में सब बैठे थे। जब बारोश अंदर आया और कुर्सी पर बैठने से पहले कहा आज से डायनामाइट की सब अथॉरिटी में अपनी वाइफ सैंडी को देता हूँ। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती, आज से मेरी जगह वो काम करेगी। बारोश को सिर्फ इतना पता था वो बस डेविल से अपना बदला लेना चाहती है, उसको बर्बाद करना चाहती है। तो उसमें बारोश को अपना कोई नुकसान नहीं लगा बल्कि फायदा लगा कि वो लड़की क्या पता डेविल को डायनामाइट से ही दूर कर दे, फिर उस प्रोजेक्ट मालिक बारोश ही हो जाएगा। लेकिन बारोश को ये भी पता था वो सबसे ही बदला लेने आए हैं, पुलिस और मीडिया से मिली हुई है। इसलिए बारोश ने आसानी से एन को अपनी जगह बैठा दिया
और अब डेविल जो सामने वाली हेड कुर्सी पर बैठा था बरोश की बात सुनकर उसका खून खोल गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था इन गंदी नज़र के भेड़ियों के बीच न आए, लेकिन वो उसको रोक भी नहीं सकता था। तब डेविल ने कहा, आपको पता है मैं इस खतरनाक मिशन में लेडीज को इन्वॉल्व नहीं करता, फिर आप क्यों उसको यहाँ ला रहे हैं? तब बारोश ने कहा, मुझे अपनी वाइफ की काबिलियत पर पूरा भरोसा है, वो बहुत समझदार है, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी जगह सैंडी बैठे। और डैनियल ने गुस्से से मुट्ठी भींची और फिर बारोश ने कहा, आ जाओ सैंडी, और अब एन हाई पोनीटेल बनाए, व्हाइट शर्ट जिसकी उसने पेट के ऊपर नोट गांठ बांध रखी थी और ऊपर के बटन खुले थे जिसमें उसकी खूबसूरत पतली कमर और सीना चमक रहा था, जीन्स का डिवाइडर जो बस उसके हिप तक कवर कर रहा था, ब्लैक हैवी जूते जो उसके टखनों तक थे, और साइड में उसने माउजर लगा रखी थी, पेट पर उसके 2 विंग की शेप के टैटू बने थे। और अब एन बड़े स्टाइल से च्यूइंग गम चबाती हुई आ रही थी, और उस आफत को देखकर सबके होश उड़ गए और सब बड़ी नदीदी नजरों से उसको देख रहे थे और डैनियल के दिल पर छुरियां सी चल रही थी। अब एन बड़े स्टाइल से ठीक डैनियल के सामने वाली हेड कुर्सी पर टांग रख कर बैठ गई। डैनियल बिल्कुल खामोश था, लेकिन अंदर से दहाड़ रहा था उसको इन लोगों के बीच देखकर, क्योंकि उसके लिए तो एन एक ऐसा फूल थी जिसकी खुशबू भी वो दूसरों को देना नहीं चाहता था, और अपनी दुनिया के लोगों से तो वो अपनी फैमिली को बिल्कुल दूर रखता था, इसलिए उसने बेला को भी इस मिशन में शामिल नहीं किया था। लेकिन उसकी सबसे अनमोल चीज सबके सामने बेमोल हो रही थी, वो खुलेआम इन काली दुनिया के गिरे हुए लोगों के सामने आकर बैठी थी। तभी एक रूस के आदमी ने ब्रिटिश में हंसते हुए गिरी हुई नियत से कहा, व्हाट अ हॉट फिगर, और डैनियल का खून खोल गया। अभी वो उसका भेजा उड़ाने ही वाला था, उससे पहले ही एन ने एक उल्टे हाथ का चांटा उसके मुंह पर मारा और माउजर निकालकर उसके मुंह में ठूंस दी और अपना एक पैर उसकी थाई पर रखकर उसके मुंह पर झुकते हुए ब्रिटिश लैंग्वेज में कहा, ये 6 की 6 तेरे भेजे में उतार दूंगी, अगर तुम में से किसी ने भी सैंडी के साथ बदतमीजी की तो फर्स्ट टाइम है, इसलिए छोड़ रही हूँ। ब्लडी स्वाइन, सुअर कही का, और उसकी इस फुर्ती और हिम्मत पर सब हैरत से देखने लगे कि एक खूबसूरत और नाजुक सी दिखने वाली लड़की इतने खतरनाक तेवर। और डेविल अब खामोशी से अपने दोनों हाथ मेज पर टिकाकर अपने चिन को अपनी मुट्ठी पर रखकर उसको खामोशी से देख रहा था, लेकिन उसकी इस कारनामे पर खुद भी हैरत में था। लेकिन अब उसका माइंड दूसरा संकेत दे रहा था कि ये नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी एन एक डरी सहमी सी बात बात पर रोने वाली लड़की थी जो डैनियल की ऊंची आवाज पर ही रोने लगती थी, लेकिन यहाँ तो तेवर ही अलग थे। अब एन उस आदमी का कॉलर छोड़कर फिर से अपनी कुर्सी पर बैठी और वो आदमी अभी तक शॉक में था, और तभी बारोश ने ताली बजाकर उसको अप्रिशिएट किया और हंसते हुए कहा, दैट्स माय वुमन, और डेविल के अंदर तक खून में आग लग गई। और फिर डेविल ने अपनी चेयर पर सीधे बैठते हुए बारोश से कहा, मिस्टर मफी, आपको इस लड़की पर यकीन है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है, मुझे ये कोई जासूस लगती है। और अब वो कुछ सतपटाए, मैं अपना सीक्रेट प्रोजेक्ट इसके सामने रिवील नहीं कर सकता, पहले मैं इसका लॉयल्टी टेस्ट लेना चाहता हूँ। तब एन ने एक अदा से अपने होठों पर अपनी उंगली का नाखून रखते हुए कहा, जहाँ तक मुझे मेरे हस्बैंड से पता चला है, मेरे हस्बैंड इस प्रोजेक्ट में 50% के पार्टनर हैं, और अब उन्होंने अपनी जगह मुझे बनाया है, तो मैं आपकी बराबर की पार्टनर हूँ, तो इस हिसाब से मुझे कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं। तब डैनियल ने उसके सीने को गहरी नजरों से देखते हुए कहा, जिस अंदाज में आप यहाँ आए हैं और जो पैंतरे आपने दिखाए हैं, वो किसी मासूम लड़की के नहीं है, और ये मेरा प्रोजेक्ट है, और इसके लिए मैं किसी अजनबी पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लेना है। तब एन ने एक अदा से साइड मुंह करके मुस्कुरा कर उसका टीस करते हुए कहा, आपके मुंह से ये लॉयल्टी वाली बात अच्छी नहीं लगती मिस्टर डेविल, क्यों डियर हस्बैंड। अब एन ने एक अदा से बारोश को देखकर उसको बहुत कुछ जाता गई, और उसने आंखें और दांत भींचकर गुस्सा बर्दाश्त किया। फिर एन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, एनीवे, मैं फिर भी आपको लॉयल्टी टेस्ट देने को तैयार हूँ, बताओ क्या करना है मुझे। तब डेविल ने बहुत गहरी नजरों से उसको देखते हुए कहा, तुम्हें आज रात यही रुकना है। और एन एकदम हड़बड़ा गई और कहा, व्हाट? एपिसोड 57। अब एन को गुस्सा आया और उसने कहा, ये क्या बकवास है, मैं ऐसा कोई टेस्ट नहीं दूंगी। तब डैनियल ने कहा, तो तुम डायनामाइट का हिस्सा भी नहीं बनोगी। तब एन ने कहा, मेरे हस्बैंड डायनामाइट में 50% के पार्टनर हैं, और अब मैं उनकी जगह हूँ तो मैं भी 50% की पार्टनर हुई, इसलिए मेरी पोजीशन तुम्हारे बराबर है, तो फिर मेरा टेस्ट किस बात का, इसलिए मैं कोई भी टेस्ट नहीं दूंगी। तब डैनियल कहा, तो मैं अभी इसी टाइम मिस्टर मोर्फी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता हूँ, क्योंकि उनको मेरे साथ पार्टनरशिप करनी थी, मुझे नहीं, और जो पार्टनर मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करता मैं उसको हटा देता हूँ। तब बारोश ने कहा, नहीं नहीं डेविल, तुम लास्ट में आकर मुझे धोखा नहीं दे सकते। तब बारोश ने कहा, सैंडी तुम इनकी बात मान लो, एक टेस्ट ही तो है।
तब एन ने गुस्से से कहा, ये क्या तरीका है? अब एन ने बारोश की तरफ देखते हुए कहा, ये आपका भी उतना ही प्रोजेक्ट है जितना कि डेविल का, फिर आप इसका इतना कहना क्यों मान रहे हैं? तब डैनियल मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरा है और इसलिए इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट ओनर मैं हूँ और इसमें कुछ भी मॉडिफाई करने की अथॉरिटी भी सिर्फ मेरी है। किस मेंबर को रिप्लेस करना है, किसको रखना है या किसको हटाना है, ये सब डिसीजन मेरे है। और अगर तुम्हें इसका मेंबर बनना है तो तुम्हें एक टेस्ट देना है और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, तभी तुम डायनामाइट की मेंबर बन सकती हो। अब एन सोच में पड़ गई। तब डेविल ने कुर्सी की बैक से सर टिकाकर अपने हाथ सीने पर हाथ बांधकर आधा लेट गया और अब बहुत दिलचस्प नजरों एन को देखते हुए कहा, जहां तक मैंने सैंड्रा पार्क के बारे रिसर्च किया है, उसके कई लड़कों से रिलेशन रह चुके हैं। वो एक ब्रॉड माइंड फ्रेंच लड़की है, वो इन सब बातों के लिए इतना नहीं सोचती। अब इनको पता चला डेविल ने उसको बहुत बुरी तरह से फंसा दिया था, क्योंकि अगर वो हाँ करती है तो जितनी नफरत वो डेविल से करने लगी थी उसके बाद तो वो उसके साथ एक पल भी गुजरना नहीं चाहती थी। पूरी रात तो बहुत दूर की बात थी, और अगर ना करती तो ये साबित हो जाता ये एन है और डायनामाइट के बारे में जानने का मकसद कभी पूरा नहीं होता। और अब इनको ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ी और उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। अब डेविल अपने होठों पर अपनी मुट्ठी रख कर मुस्कुरा रहा था और मन में सोच रहा था, एन तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपने ऊपर मुझे कितनी बड़ी अथॉरिटी दी है, तुम नहीं जानती। यही तो मैं चाहता था। अब तुम बहुत आसानी से मेरे जाल में फंस चुकी हो और जिन लोगों के कहने पर नाच रही हो उन लोगों का तो डेविल बैंड बजाएगा। डेविल को एक्सपोज करना चाहते हैं वो लोग, उनको नहीं पता डेविल उन देसी लोगों को जेब में रख कर घूमता है। उनको जल्दी ही अपनी गलती का एहसास होगा। और अब वहाँ सब एक दूसरे कान में खुसर फुसर करने लगे। अब चार्ली अपने पास बैठ पार्टनर से कान में कह रहा था, ये जो तेवर इस लड़की ने दिखाए है, डेविल अब एक रात में इसके सारे तेवर निकाल देगा, क्योंकि ये लड़की डेविल की इस खतरनाक टीम को हलवा समझ रही है। अगर योहानगी ने मुंह में बंदूक रखने पर इसको कुछ नहीं कहा था तो उसको डेविल ने इशारा दे दिया था, वरना योहानगी कुंफू चैंपियन है, वो पल भर में इंसान को खत्म कर देता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। और ये तो सब के बॉस डेविल से पंगा लेने चली है। हमारी टीम में बस ये दो ही बूढ़े हैं, अलमास और बारोश, वो भी डेविल को उन्होंने फोर्स करने की वजह से रखा है और ये सबको कमजोर समझ रही है। फिर दूसरे ने कहा, ये गैलेरी थोड़ी सी उछल कूद करके डेविल जैसे शेर की बराबरी कर रही है। इसको पता नहीं ये शेर भेड़िए को खाकर भी डकार नहीं लेता। ये बच्ची तो है क्या चीज, इसको तो डेविल एक झटके से निगल जाएगा। तब डेविल ने कहा, डोंट मेक नॉइस, और सब अलर्ट हो गए। और अब डेविल ने कहा, मीटिंग कैंसल, अब ये मीटिंग 2 दिन बाद होगी, और सब उठकर चले गए। और बारोश ने कहा, ऑल द बेस्ट सैंडी, टेस्ट पास करके आना। और एन ने उस बूढ़े को खा जाने वाली नजरों से देखा और वो चुपचाप निकल गया। और अब डेविल आहिस्ता से मुस्कुरा रहा था और अब डेविल ने कुर्सी से उठकर आहिस्ता से कहा, अंदर आ जाओ। और एन को मजबूरन उसके पीछे जाना पड़ा और अब एन ने देखा वो एक बहुत खूबसूरत लग्जरी रूम था और एन वहां जाकर सीने पर हाथ बांधकर खड़ी हो गई। और उसको कितनी देर हो गई खड़े हुए, तभी उसका कॉल रिंग हुआ और डिस्प्ले पर एडी का फोटो शो होने लगा। घर के फोन पर उसने एडी का फोटो लगा रखा था। अब वो समझ गई मायरा का कॉल है और तभी डेविल अंदर आया और उसने जल्दी से कॉल कट कर दी और फिर दोबारा एडी का फोटो शो हुआ। डैनियल उसको गहरी नजरों से देख रहा था और एन ने फौरन फोन स्विच ऑफ कर दिया। अब डेविल उसके सामने ब्लैक जीन्स और ब्लैक वेस्ट में था, वो चेंज कर चुका था। और अब डैनियल ने पूछा किसका कॉल था। तब उसने गुस्से से कहा, पर्सनल है। अब डैनियल ने खामोशी से उसको देखा और अब उसके सामने चेयर रख कर बैठ गया और एन सीने पर हाथ बांधकर गुस्से में खड़ी थी। और अब डेविल इतने साल बाद उसको अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा खुश था, वरना वो तो जिंदगी की उम्मीद ही छोड़ चुका था और अब फिर से उसकी एन उसके सामने खड़ी थी और वो अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसको थोड़ा सा दुख था कि वो उसको गलत समझकर उससे बदला लेने आई थी। अब वो चेयर पर टांग रख कर और अपनी हाथ की कोनी चेयर के हैंडल पर टिकाकर और 2 उंगलियां अपने होठों पर रख कर बैठा था और एन के शॉर्ट्स में लगी बंदूक और उसका हुलिया देखकर वो खुलकर सा मुस्कुराया और एन का खून खोल रहा था। अब एन ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे यहाँ क्यों खड़ा करके रखा है, क्या करना है बताओ। अब डेविल सीधा होकर बैठा और कहा, किसने कहा तुम खड़ी रहो, इधर आओ। अब उसने एन के शॉर्ट्स को 2 उंगलियों से पकड़कर उसको अपने पास खींचा और उसको अपनी गोद में बैठा लिया। और एन मजबूर थी क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी और उसको मिशन डायनामाइट में शामिल होना था, इसलिए उसकी हर बात मानने के लिए मजबूर थी। अब डैनियल ने आहिस्ता से उसको तरफ देखकर कहा, ये जलवे जो तुम बाहर दिखा रही थी, उनको बस तुम अकेले में मेरे सामने दिखाया करो तो तुम्हें इसका बेहतर जवाब मिलेगा। अब एन को गुस्सा आया
कहना क्या चाहते हो? अब डैनियल ने आहिस्ता से एक उंगली उसके होठों पर फेरते हुए कहा, मैरिज की डेट कब की रखूं? अब एन ने उसका हाथ गुस्से से झटका और उसकी गोद से खड़ी हो गई और कहा, क्या बकवास है, मैं शादीशुदा हूँ। अब डैनियल ने उसका हाथ पकड़कर उसको फिर से अपनी गोद में गिरा लिया और अब एन ने कहा, ये क्या बेहूदगी है, छोड़ो मुझे। अब डेविल ने हंसते हुए प्यार से कहा, इतने सालों बाद मिली हो, अब भी छोड़ने की बात कर रही हो? अब एन ने कहा, आपको मेरा कौन सा लॉयल्टी टेस्ट लेना था, वो बात करो, इधर उधर की बात करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो। करना क्या है? अब डैनियल ने हल्की स्माइल करते हुए कहा, मुझसे शादी। अब एन ने कहा, मैं बता चुकी हूँ, मैं बरोश मफी से शादी कर चुकी हूँ। तब डैनियल ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शादी नहीं होती। और अब एन का दिल उछल कर गले में आ गया और अब उसने सतपताते हुए कहा, आपसे किसने कहा मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? तब डेविल ने हंसते हुए कहा, मेरी एन की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि वो कितनी भी स्मार्ट बनने की कोशिश करे लेकिन डेविल के सामने स्मार्ट नहीं बन सकती। एन अभी तुम जिसकी गोद में बैठी हो डेविल है, वो अपने आसपास रहने वालों की सांसें भी गिनता है, वो कब कहाँ और कितनी सांस ले रहे हैं, और तुम तो उसके दिल की क्वीन हो, तुम्हारे बारे में वो पता नहीं रखेगा, तुम दिन में कहाँ रहती हो और रात में कहाँ रहती हो। और अब एन बौखला गई और अब उसको ऑफिसर की बात याद आई जो कह रहा था, वो डेविल है, 18 साल से वो काली दुनिया का किंग बना हुआ है और अभी तक किसी ने उसका चेहरा भी नहीं देखा, पकड़ना तो दूर की बात है, ऊपर से वो एक खतरनाक साइंटिस्ट है। और नेचर के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक एक साइंटिस्ट का दिमाग होता है, जहां से हम सोचना बंद करते हैं वहां से वो सोचना शुरू करता है। उसके सामने टिकना आसान नहीं है, बहुत सतर्क और चौकन्ना रहना पड़ेगा, वो जरा सी भी चूक होते ही पकड़ लेगा और अब एन वो चूक कर चुकी थी। अब डेविल ने उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए कहा, तुम्हें रात को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए फ्रांस में फ्रांस का सबसे खूबसूरत बंगला खरीदा है, तुम वहीं पर रह सकते हो। अब एन एक झटके से उसकी गोद से उठकर खड़ी हो गई और कहा, मुझे कहाँ रहना है और कहाँ नहीं ये आप डिसाइड नहीं करोगे, और मैं किससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करती हूँ क्यों करती हूँ ये आपका मैटर नहीं है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं जो चाहे वो करूँ। हु आर यू? और अब डेविल ने चेयर से खड़े होते हुए कहा, अगर बात यही है तो अब तुम जवाब दोगी। बीसीज, आई एम योर बॉस, और मेरी टीम में एक भी सस्पेक्टेड इंसान रहेगा तो उसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो अब मुझे तुम जवाब दो, तुमने क्यों बारोश से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की? तब एन ने कहा, मुझे पैसा और पावर चाहिए थी, और कौन लड़की फ्रांस के रूलर की वाइफ नहीं बनना चाहेगी? और डेविल का मन किया सामने खड़ी लड़की का मुंह चांटों से लाल कर दे, जिसको पता था सामने खड़ा शख्स बारोश से कई गुना पैसे और पावर का मालिक था, वो फिर भी उसके सामने कितनी घटिया और खोखली वजह बता रही थी। तब डेविल ने कहा, तो मैं तुम्हें उससे कई गुना पैसा और पावर देने को तैयार हूँ, मुझसे रियल शादी कर लो। और अब एन एक अदा से मुस्कुरा कर कहा, मेरी शादी उनसे रियल है, बस कुछ शर्तें हैं, वो भी एक वक्त तक, और ये मेरी मर्जी है, मैं किससे शादी करूँ किससे नहीं, और किस तरह करूँ। एक वक्त था जब एन उसको फोर्स कर रही थी वो उससे शादी कर ले, लेकिन उसने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन अब वो हर कोशिश कर रहा था, उसकी मिन्नतें कर रहा था वो उससे शादी कर ले, लेकिन अब वो तैयार नहीं थी। तब डेविल ने गुस्सा बर्दाश्त करते हुए कहा, ठीक है, तुमने इसलिए शादी की, लेकिन बारोश जैसे घटिया इंसान ने तुमसे बिना किसी प्रॉफिट के शादी क्यों की? जबकि वो इतना गिरा हुआ है, वो अपने जरा से लॉस के लिए अपनी बेटी को मेरे पास भेज देगा, उसको तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के क्या फायदा हुआ? तब एन ने सोचा कि वो चीख चीख कर कहे, तुम तो उससे भी कई गुना घटिया हो, जिसने एक नाइट्रो के बदले अपनी बीवी का सौदा मुश्क से कर दिया। लेकिन वो खामोश रही और फिर तड़क कर बोली, ये आप जाकर उससे पूछो, मुझसे नहीं। तब डेविल ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, मुझे किसी से कुछ जानने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम जिस तरह से इन लोगों के बीच आकर बैठ रही ही, खून खोल रहा है मेरा। तब एन ने कहा, न तो आप मेरे हस्बैंड हैं और ना मेरे बॉयफ्रेंड, तो आपको अपना खून जलाने की जरूरत नहीं। और यही आकर डेविल के पास कोई जवाब नहीं था, अब उसको एन से शादी न करने की गलती अब गुनाह लगने लगी थी। और अब डेविल ने बेबसी से कहा, मत खिलो आग से, एन हाथ जला लोगी। तब उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, जिसका पूरा जिस्म रोज आग में जल रहा है उसको हाथों के जलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक आखिरी बात, मैं आपकी एन नहीं हूँ, शायद आप भूल रहे हैं, आप अपनी एन को अपने हाथों से मार चुके हैं। और अब एन धड़ से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई और वो उसको चाहकर भी रोक ना सका। और अब एन गुस्से में डॉक्टर बॉस्को के पास आए और अब सारी टीम उसके सामने बैठी थी। अब वो सब सर पकड़ कर बैठे थे। उन्होंने कहा, ये डेविल तो हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक और शातिर निकला। अब एन ने कहा, अच्छा हुआ उसने मुझे जबरदस्ती रोका नहीं,
वरना वो इतने घुमा फिरा कर सवाल पूछ रहा था। अगर मैं कुछ देर और रुक जाती तो जरूर सब कुछ बक देती। अब ऑफिसर ने कहा, अब हम और भी सतर्क रहना है। तुम अब यहाँ रात को नहीं आओगी। तब एन ने कहा, तो फिर कहाँ रहूंगी? तब उन्होंने कहा, तुम बारोश के घर में ही रहोगी, लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं आएगा तुम पर जब तक उसकी कमजोरी है। और अब तुम्हें डेविल से दूरी बनानी है, उसके आसपास नहीं रहना। अब एन ने और कहा। और अब एन और सुहानी बैठी बात कर रही थी। अब सुहानी ने कहा, हूर जिस तरह से तुम बता रही हो तो वो बहुत शार्प माइंड है, तुम उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाओगी। और अगर वो इस हद तक तुम्हारे इरादे जानता है तो हूर मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम उसके साथ नहीं, वो तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है, या उसने खुद तुम्हें परमिशन दी हुई है खेलने की। वरना इतना जानने के बाद तो कोई इंसान किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। अब एन सोच में पड़ गई। और अब एन बाहर खड़ी थी जब उसके कानों में बारोश के बात करने की आवाज आए। वो कह रहा था, ठीक है तो आज डायनामाइट को स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, मैं टाइम पर आ जाऊंगा, मेरी कॉन्फ्रेंस मेरे मैनेजर संभाल लेंगे। और अब बारोश बात करके चला गया और एन अब भागकर वॉशरूम में आए और कॉल करके बताया, सर बारोश अभी बात कर रहा था डेविल से, आज वो डायनामाइट को शो करने वाले हैं मीटिंग में। तब ऑफिसर ने कहा, तो आज एन आपको हर हाल में एक बार डायनामाइट की पिक्चर कैप्चर करनी है, पता तो चले आखिर डायनामाइट है क्या प्रोजेक्ट जिस पर इतने सालों से काम चल रहा है। तब ऑफिसर ने कहा, आज तुम्हें हर हाल में मीटिंग अटेंड करनी है। तब एन ने कहा, अक्सर, और फिर वो बाहर आ गई। और अब डॉक्टर बॉस को कह रहे थे, ये लड़की हिम्मत दिखा तो रही है, लेकिन डेविल जैसे इंसान के सामने टिकना हर किसी के बात नहीं है। अब एन ने बारोश से कहा, आज मुझे जाने दे, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, और वैसे भी डेविल ने मुझे अपना मेंबर चुन लिया है, तो आप टेंशन मत ले, मैं सब हैंडल कर लूंगी। बारोश मानना नहीं चाहता था, लेकिन उसने इतने प्यार से कहा तो वो मना नहीं कर सका। और अब एन मीटिंग रूम में आए। एन ने रॉयल ब्लू कट स्लीव वन पीस हाईनेक ड्रेस पहनी थी जो उसके हिप से थोड़ा सा नीचे थी, और उसमें गले से लेकर नीचे तक जिप लगी थी, और साथ में थे ब्लैक बूट जो उसके घुटनों तक थे, और उस ड्रेस में उसके खूबसूरत दूधिया टांगे और शोल्डर चमक रहे थे। बालों का स्टाइलिश जुड़ा और हाथों में ब्रेसलेट पहने में वो सीधा डैनियल के दिल में उतर रही थी। और अब डैनियल भी पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम और फ्रेश लग रहा था, क्योंकि अब उसकी जीने की वजह उसका प्यार उसके सामने था। डेविल ने ब्लैक स्टाइलिश रफ कोट पहना था और उसके ही मैच के अंदर शॉर्ट जैकेट जिसकी डीप वी शेप में डैनियल का पूरा सीना चमक रहा था। उसकी हैवी चेस्ट उभर रही थी जिसमें वो और भी हॉट लुक दे रहा था, और गोल्डन बाल स्टाइलिश तरीके से जेल से सेट थे, और उसके सफेद हाथों में गडेजर्ड वॉच और दूसरे हाथ में बैंडेज और ब्लैक मोतियों की माला जिसके काले मोती उसके हाथ पर पड़े हुए थे, कान में पहने उसकी बलिया और स्टार, और उसकी आईब्रो की चमकती पिन। अगर उसको इस रूप में कोई और लड़की देख लेती तो यकीनन अपना दिल निकालकर उसके कदमों में डाल देती, लेकिन वो इनको एक आंख नहीं भा रहा था, क्योंकि जिस अंदाज से वो इनको देख रहा था उसका मन कर रहा था वो अपने आप को कहीं छुपा ले या उसकी नीली आंखों में मिर्च डाल दे, जो नजरों ही नजरों में उसका पोस्टमार्टम कर रही थी। और एन ने देखा वहां बैठा एक भी इंसान एन पर नजर डालने की गलती नहीं कर रहा था, जैसे उनको वार्निंग दी गई हो, अगर किसी ने देख भी लिया तो आंखें निकाल ली जाएंगी। और डेविल उस पर से नजरें नहीं हटा रहा था जिसकी नजरें उसको सबसे ज्यादा चुभ रही थी। अब एन ने ध्यान दिया वहां अब लंबी मेज नहीं थी, एक बड़ी गोल मेज थी और दो कुर्सी बराबर में सामने रखी थी जिसमें एक पर डेविल बैठा था और दूसरी के सामने एक छोटा सा स्टैंड रखा था जिस पर लिखा था 50% पार्टनर, जैसे उसका मजाक उड़ाया गया हो। और एन अंदर तक फूंक गई और वो समझ गई उसने लंबी मेज इसलिए हटा दी क्योंकि दोहेरी चेयर दूरी पर थी, एक इस तरफ तो दूसरी तरफ, इसलिए डेविल ने वो दूरी मिटा दी और मेज गोल रखकर अब उसकी चेयर अपने बराबर में रख ली। जैसे वो जानता था आज वो आएगी और अब एन की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके बराबर में जाकर बैठे, क्योंकि उसके इरादे उसको ठीक नहीं लग रहे थे। यूं तो एन ने उसके साथ पूरे 1 साल उसके बेडरूम में उसके साथ बिताया था और उसके साथ कितनी रातें गुजारी थी, और वो उसके बच्चे का बाप भी था, लेकिन फिर भी एन को उसके पास जाते हुए पहली बार की तरह घबराहट होती थी, क्योंकि उसका अंदाज ही ऐसा था। एन को अजीब सी घबराहट होने लगती थी और अब तो 3 साल हो चुके थे उसके करीब गए इसलिए और ज्यादा नर्वस हो रही थी। वो चाहे कितनी भी स्ट्रांग बनती लेकिन उसके आगे कमजोर पड़ जाती थी, और अब एन को ना चाहते हुए भी बैठना पड़ा। लेकिन एन ने बैठने के बाद उसने अपनी कुर्सी थोड़ी साइड कर ली, लेकिन डेविल ने दोबारा कुर्सी अपने पास खींच ली और एन खामोश होकर बैठ गई। और डेविल ने उसके कान में कहा, लुकिंग सो सेडक्टिव, और अपने होठों से उसके कान को छू लिया। और अब एन ने गुस्से में आहिस्ता से दांत भींच कर कहा, लेकिन आप बहुत चीप लग रहे हैं ऐसी हरकत करते हुए। और डेविल ने हल्के से मुस्कुराते लाइट ऑफ करने का ऑर्डर दे दिया
और लाइट ऑफ हो गई और अब एन बुरी तरह घबरा गई और कहा ये लाइट क्यों ऑफ की। तब डेविल ने चेयर पर पीछे होते हुए स्क्रीन की तरफ इशारा किया और अब एन को बहुत खुशी मिली। एक बार ये वीडियो देख लूं और मैं हिडन कैमरे में ये रिकॉर्ड कर लूं, फिर मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं, फिर ऑफिसर खुद पता निकल लेंगे और मैं फिर दूर बैठकर डेविल की बर्बादी का तमाशा देखूंगी। अभी वो कैमरा ऑन करने ही वाली थी जब उसको अपनी थाई पर किसका हाथ महसूस हुआ जो धीरे धीरे अपनी हरकत दिखा कर रहा था। अब वो हाथ उसकी ड्रेस के अंदर जा रहा था और एन बौखला गई और वो एकदम उछल गई और उसका हाथ पकड़ लिया। वो जानती थी ये किसका हाथ है और एन ने गुस्से से फुकारते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, अपना हाथ हटाओ। अब डेविल ने कहा, आई एम योर बॉस, इसलिए अगर इस प्रोजेक्ट में शामिल होना है तो जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे करने दो। अब एन ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप बॉस है, सिर्फ बॉस। तब डेविल ने प्यार से उसके होठों के पास आकर कहा, तो हस्बैंड बना लो, मैं तो कब से तैयार हूँ। और एन ने गुस्से से कहा, आप अब मुझे बस अपने दुश्मन लग रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, हाथ हटा लो अपना। तब डैनियल कुछ ऊंची आवाज में कहा, नेक्स्ट स्लाइड, वो पॉइंट दोबारा क्लियर करो। अब एन ने देखा वो स्क्रीन बदल चुकी थी और वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। अब एन समझ गई वो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहा था जिससे वो डायनामाइट के बारे में कोई नॉलेज न ले पाए, लेकिन अब चौंक उसको देख रही थी। उसने एक बार भी स्क्रीन की तरफ नहीं देखा था, फिर वो कैसे कंसंट्रेट कर रहा था। अब एन ने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, आप ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ताकि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सके। तब डेविल ने कहा, तुम डेविल के साथ काम करना चाहते हो और इतने कमज़ोर दिमाग के साथ जो एक इंसान के ज़रा सा टच करने पर ही कंस्ट्रेंट नहीं कर पा रही, तो फिर डायनामाइट को क्या हैंडल करोगी। क्योंकि मेरे टीम के लोग ऐसे हैं, उन्होंने इस तरह माइंडसेट किया हुआ है, अगर उनके सामने कोई मर्डर भी हो जाए तो वो ध्यान नहीं देंगे और तुम्हारा मेरे ज़रा सा छूने पर ही ध्यान भटक गया, इस तरह डायनामाइट की मेंबर बनना चाहती हो। अब एन खामोश हो गई और अब उसने फिर से स्क्रीन की तरफ ध्यान लगाना चाहा, लेकिन तब ही महसूस किया उसकी ड्रेस की जेब खुल चुकी है और एन ने गुस्से में मुट्ठी भींची। लेकिन अब वो पूरा ध्यान स्क्रीन पर लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लाख कोशिश कर रही थी लेकिन वो लगाने नहीं दे रहा था, क्योंकि डेविल उसको जुनून में उसके सीने और गले में किस कर रहा था और एन का मन कर रहा था वो दहाड़ दहाड़ मार मार कर रोए, जो बुरी तरह से फंस चुकी थी। लेकिन वो खामोश बर्दाश्त कर रही थी और बार बार गुस्से से आंखें बंद कर रही थी। वो कितना भी खुद को मजबूत करती लेकिन उसके आगे वो पिघल जाती थी और अब इनके आंखों से आंसू बहने लगे। तभी तीसरी स्लाइड चल चुकी थी और डेविल ने कुछ कोड वर्ड में कहा। अब इन उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, आपने क्या कहा उनसे। तब डेविल उसकी बेचैनी जानकर हल्के से मुस्कुराया और कहा, ये डायनामाइट की कोडवर्ड लैंग्वेज है, अगर आपको सीखनी है 3 मंथ मेरे साथ रहना होगा। और अब एन गुस्से में कहा, माय फुट। लेकिन एन को इस बात से शौक थी कि वो बिना उधर देखे कैसे सब कुछ नोट कर रहा था। वो इंसान था या कोई मशीन जो चारों तरफ की चीजों पर एक साथ काम रहा था। और अब फिर से डायनामाइट की स्क्रीन चालू की गई और एन अब चेयर दूर करने की कोशिश की, लेकिन डेविल ने दूर होने नहीं दी। और अब एन को बुरी तरह खून में आग लग रही थी कि वो इस इंसान का क्या कर दे जो उसको बार बार आजमाइश में डाल रहा था। और अब एन पूरी तरह से स्क्रीन तरफ देख रही थी, लेकिन तभी उसने एन का हाथ पकड़ा और अपनी चेस्ट पर रख लिया और एन के कान में कहा, एन आवाज आ रही है, क्या बोल रहा है मेरा हॉट। अब एन बिल्कुल खामोश थी। अब वो सोच रही थी ये कुछ भी कर ले अब वो ध्यान नहीं भटाएगी, लेकिन वो भी डेविल था। अब वो एन के हाथ का बहुत गलत यूज करने लगा और तभी एक झटके से एन खड़ी हो गई और चीखते हुए कहा, मुझे नहीं बनना इस डायनामाइट का हिस्सा, बाहर में गए तुम और तुम्हारा ये डायनामाइट। लाइट ऑन हो चुकी थी और डेविल बड़े कमीनेपन से मुस्कुरा रहा था और एन बदहवास सी हो रही थी, चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। अब डेविल ने अपनी टीम की तरफ देखते हुए कहा, उस पॉइंट को दोबारा क्लियर करना है, उसमें कमी है। और एन उसको आंखें फाड़े देख रही थी और आज मान गई थी वो डेविल था। लोग सही उसको डेविल कहते थे, वो नाम से ही नहीं अपने कामों से भी डेविल था। कितना कमीना, चालाक और घटिया किस्म का जो किसी भी हद तक जा सकता था। और एन उसको मन ही मन गलियां दे रही थी। उसका मन कर रहा था वो इसका मुंह नोच ले। एन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो रिकॉर्ड तो क्या डायनामाइट को देख भी नहीं पाई थी और उसने पूरा कंस्ट्रेंट किया हुआ था, लेकिन उसको नहीं करने दिया था। और अब सब लोग आंखें नीचे किए ही एक एक करके बाहर निकल गए और अब एन गुस्से में उसकी तरफ आए जो अपनी ट्राउजर की जेब में दोनों हाथ डालकर शरारती मुस्कुराती नजरों से एन को देख रहा था। और एन ने अब गुस्से में कहा, तुम कितने घटिया और कमीने हो, आज देख लिया है मैंने, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना, ताकि मैं डायनामाइट पर कंस्ट्रेंट ना कर सकूं। और डेविल अपना नीचे होठ दांत दबाकर मुस्कुराया,
क्योंकि एन के हालात ऐसी हो रही थी जैसे उसने कोई खतरनाक चीज देख ली हो और आंखों से आंसू बह रहे थे। अब एन ने कहा, मुझे नहीं करना तुम जैसे कमीने इंसान के साथ काम। अब डेविल ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो बड़े तेवर लेकर आई थी पहले दिन, अब क्या हुआ? और एन ने गुस्से में उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए चीख कर कहा, देख लूंगी तुम्हें। और अब डेविल एकदम उसकी तरफ को लपका और उसका चेहरा दोनों हाथों में लेते हुए उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया और अजीब से जुनूनी अंदाज में कहा, अभी देख लो ना, मैं तो तड़प रहा हूँ, चलो अंदर। और एन करंट सा खाकर पीछे हुई और चीखते हुए अपना बैग उठाकर तीर की तेजी से भागी। और अब डेविल बुरी तरह से हंस रहा था। अब उसको पता था, अब उसने उसका ऐसा इलाज कर दिया है, वो अब यहाँ आसपास भी नहीं फटकेगी। और अब डॉक्टर बोस्को, सिमोना और ऑफिसर सब उसके सामने बैठी थे और वो लगातार रोए जा रही थी। जब सिमोना ने पूछा, क्या हुआ है, कुछ बताओगी भी? अब एन ने आंसू साफ करते हुए कहा, मैं नहीं कर सकती उसके साथ काम, वो बहुत ही घटिया और कमीना किस्म का है। वो कभी डायनामाइट को मेरे सामने रिवील नहीं करेगा क्योंकि उसको मुझ पर शक है। अब सिमोना उसको अकेले में ले आए और उसने सब रोते रोते बता दिया। अब सिमोना ने कहा, एन आई कैन अंडरस्टैंड तुम किस जगह से हो, लेकिन एन वो तुम्हारा हस्बैंड भी तो है। तब एन ने कहा, है नहीं था, और अब 3 साल हो चुके हैं मेरा उससे रिश्ता खत्म हुए और वो हर बार इतनी घटियापन दिखाता है, मैं सोच भी नहीं सकती। मैं कितनी भी एडवांस हो जाऊं लेकिन इतनी नहीं हो सकती। अब सब ने कहा, और अब हमें दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तब एथन ने कहा, मुझे अभी अभी खबर मिली है, डेविल कल हाथ कॉम के लोगों के साथ क्लब में मीटिंग करने वाला है और ये मीटिंग जहां तक मुझे लग रहा है डायनामाइट को लेकर है और हमें इस मीटिंग को रोकना है, लेकिन कैसे? अब एन आंसू साफ करते हुए कहा, मुझे पता है कैसे रोकना है, बहुत कमीना है ना वो। अब असली कमीनापन मैं उसको दिखाऊंगी क्योंकि मुझे उसकी दुखती रग पता है और वो है कि डेविल मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकता। एपिसोड 58। अब डैनियल फ्रांस के एक बार होटल में बैठा था। वो शीशे का एक केबिन था जो ऊपर बना हुआ था जो वीविप लोगों के लिए था और नीचे डीजे स्टेज लगा हुआ था। इस शीशे के केबिन से सामने का नज़ारा साफ दिख रहा था और उस केबिन में मीटिंग चल रही थी जिसमें हांगकांग और मोरक्को के शेख और भी कई की बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थी। और उस मीटिंग में चार्ली, जेफ और डेविल मौजूद थे और वहां डायनामाइट को लेकर बड़ी प्रेजेंटेशन चल रही थी और डैनियल उनके साथ डिस्कस कर रहा था। और वो कुछ ब्रेक के लिए रुके और तभी होटल का मैनेजर आया और उसने कहा, सर आप सबके मनोरंजन के लिए हमने स्पेशल परफॉर्मेंस रखी है, आप सब लोग खुश हो जाएंगे। अब सब हल्के से मुस्कुराए और हांगकांग के मुत्सु जॉकी ने कहा, दिखाओ हम तो देखने के लिए बैठे हैं। तभी लाइट ऑफ हो गई और सामने डीजे पर स्पॉटलाइट जलनी शुरू हो गई और साथ में म्यूजिक भी। और अब देखा 4 लड़की जो ब्लैक सितारों की शॉर्ट्स पहन रखी थी और पूरा जिस्म नंगा था, वो चारों एक लड़की को कंधे पर बैठा कर ला रहे थे। उसने गोल्डन सितारों की लॉन्ग स्कर्ट पहनी थी जो सामने से पूरी खुली थी, जो सिर्फ पीछे को लटकी थी, उसके सामने की पूरी टांगे खुली थी और ऊपर सितारों का ब्रा टाइप शॉर्ट टॉप पहना था। और उस लड़की के हाथ में बहुत सारे मोती लटके थे और उसके खूबसूरत पेट पर बड़े बड़े सितारों की बेली डांस बेल्ट बंधी थी और उसके आंखों पर काला मास्क था जिसने उसका आधा चेहरा कवर किया था। वो लड़की देखने में ही एक बार डांस लग रही थी और इसी तरह 3 लड़कियां और ऐसे ही कपड़े पहने आए। और तभी वो मैनेजर बोला, हमारे क्लब की ये डांस आपको रात को भी खुश कर सकती है, बस आप बता देना कौन सी पसंद है। तब चार्ली ने कहा, नो हम इस टाइप की लड़कियां पसंद नहीं करते, बस ये लड़कियां देखकर मन बहलाने के लिए होती है, रात गुजारने के काबिल नहीं, पता नहीं किस किस साथ रहती है। और वो मैनेजर चुप हो गया और डैनियल ने बियर का गिलास हाथ में लेकर सामने देखकर मुस्कुराने लगा और बेली डांस शुरू हो चुका था। फुल साउंड में म्यूजिक बजने लगा और बीच वाली लड़की जबरदस्त बेली डांस करने लगी। याला हबीबी, याला याला हबीबी, नेकन बुगुन कोसलेरिंग जबनली, सोनवा जॉनम, मैन बॉमनकू, याला हबीबी, याला याला हबीबी। अरबी और में सॉन्ग चल रहा था और सब मुस्कुरा रहे थी। तब शेख ने कहा, वल्लाह कितनी चिकनी है वो बीच वाली लड़की और क्या जबरदस्त डांस कर रही है। और तभी उस लड़की ने अपना मास्क हटाया और डेविल के ऊपर सातों आसमान एक साथ गिर पड़े और डेविल ने गुस्से में कांच का गिलास अपने हाथ में ही फोड़ लिया। और अब डेविल को वहां देखना मुश्किल हो गया और अब चार्ली और जेफ उसकी कंडीशन समझ रहे थे क्योंकि इनने उसको ऐसी मुश्किल में फंसा दिया था। वो ना तो देख पा रहा था और ना बर्दाश्त कर पा रहा था और ना उसको सबके सामने जाकर रोक सकता था और उसकी आंखों में खून उतर रहा था। एन को इतनी बेशर्मी दिखाते जिसको 4 लड़के लिप लिप कर डांस कर रहे थे। उन चारों ने एन को बीच में ले रखा था। तभी एक लड़के ने उसकी थाई पर और पेट पर हाथ रख उसको गोल घुमा दिया। तभी दूसरे लड़के ने उसको कमर से पकड़कर कंधे पर बैठा लिया और एन उनके साथ पूरी तरह बेशर्म होकर डांस कर रही थी।
ये जाने बगैर कि वो सामने बैठे डेविल के अंदर किस तरह लावा पका रहा है और उस लावे में डेविल उसको जलाकर भस्म करने वाला था। अब चार्ली समझ रहा था डेविल पर क्या गुजर रही है, इसलिए उसने सबका ध्यान हटाने के लिए कहा, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। लेकिन अब डेविल बिल्कुल भी मीटिंग पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उसका ध्यान बार बार एन पर जा रहा था, जो अब शराब पीकर उन बार के लड़के और लड़कियों के साथ झूम रही थी। और तभी एक आदमी कहीं से उठकर आया और उसने नोटों की गद्दी एन के ऊपर बखेर दी और डेविल ने गुस्से और बर्दाश्त से आंखें बंद कर ली। और फिर एक बाद एक कई आदमियों ने एन पर गद्दी लुटानी शुरू कर दी और डेविल ने गुस्से से दांत और आंखें भींची। उसका मन कर रहा था एन को उठाकर जमीन में दे मारे, जो उसका बदला लेने के लिए किस हद तक गिर रही थी। और डेविल को बार बार उधर देखते हुए मीटिंग में बैठे एक आदमी ने कहा, मिस्टर डेविल, आप क्यों ऐसी घटिया औरतों पर ध्यान दे रहे हैं? ये नोटों के लिए हर रात मर्द बदलती है। आपका स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है। आप हमें अपनी खिदमत का मौका दे, हम आपके लिए बिल्कुल फ्रेश और हाई लेवल की लड़कियों की लाइन लगा देंगे। आप मीटिंग कंटिन्यू करें। अब जेफ ने कहा, डैनियल, अभी इनको मत एहसास होने दो। तुम उस लड़की को जानते भी हो, वरना तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। और डेविल ने पूरी कोशिश करते हुए मीटिंग जारी की, लेकिन और वो यही आकर कमजोर था कि वो इनको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और वो तो एक साथ चार लड़कों के साथ खुद को नीलाम कर रही थी। और डेविल की नज़र फिर से उस पर गई और अब उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई जब एक लड़का मुंह में गद्दी दबाकर एन के होठों के पास आया और एन के साथ जबरदस्ती करने लगा। और अब साथ में दो लड़कों ने एन को गोद में उठा लिया और हंसते हुए कहने लगे, कम ऑन बेबी, चलो अंदर मजे करते हैं। और एन अब बौखला गई और वो उनसे दूर होने की कोशिश करने लगी और घबरा कर बोलने लगी, प्लीज लीव मी। और डेविल ने अपनी थाई पर जोर से मुक्का मारा और खड़ा हो गया। और चार्ली समझ गया अब उसकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। और डेविल मीटिंग कैंसिल कर केबिन से बाहर निकल गया। और चार्ली और जेफ जल्दी से उन सब मेहमानों को गाड़ी में बैठाकर बाहर ले आए, क्योंकि वो जानते थे अब बहुत बड़ा पंगा होगा। और अब डेविल वही स्टेज पर गया और उन लड़कों को उठाकर जमीन में दे मारा और उनके हाथ पर तोड़कर रख दिए। और यही हाल एन के साथ डांस कर रहे दूसरे लड़कों का भी किया। और एन एकदम बौखला गई और डैनियल को घबराते हुए देखने लगी थी, जो खून बरसाती आंखों से उसको देख रहा था। उसका मन तो कर रहा था इस लड़की को अभी चीर फाड़ दे, जो अपनी और उसकी इज्जत का तमाशा बना रही थी। लेकिन वो उसके कई साल पहले बहुत सख्ती कर चुका था, इसलिए अब उसको कुछ कहना नहीं चाहता था। वो जानता था वो उसको हट करना चाहती है, लेकिन इस तरह करेगी ये उसने कभी नहीं सोचा था। और अब एन बिना कुछ कहे साइड से जाने लगी और डेविल ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर ले आया। गुस्से से और बेबसी से कहा, एन, हाउ डिस्गस्टिंग, तुम मुझसे बदला लेने के लिए कितना गिराओगी खुद को? कहाँ से कहाँ आ गई हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है ये कौन सी जगह है? डेविल को तो यकीन नहीं आ रहा था वो मासूम सी शर्मीली लड़की इस हद तक भी जा सकती है। वो सोच भी नहीं सकता था। अब गुर्राते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें जरा अंदाजा नहीं है इसका अंजाम क्या होगा? और अब एन ने गुस्से में चिढ़कर कहा, आप है कौन मुझे बार बार रोकने वाले? ये मेरी मर्जी है, मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे वो करूँ, आपको क्या फर्क पड़ता है? और अब डैनियल ने उसका मुंह भींचते हुए कहा, काश मुझे तुमसे इतना प्यार नहीं होता तो तुम किसी मर्द के साथ सोती हुई भी दिखती तो मैं मुंह फेर कर निकल जाता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मुझ तुमसे प्यार हो गया और वो भी बेपनाह हो गया, इसलिए मुझे बहुत फर्क पड़ता है। और अब मैं तुम्हारे इस बार बार कहे जाने वाले सवाल को ही खत्म करूंगा। मैं कौन हूँ? आज मैं अपनी गलती को सुधारूंगा, चलो मेरे साथ। और अब उसने एन को गाड़ी में धक्का दिया और अब गाड़ी एक चर्च के सामने रोक ली और एन को जबरदस्ती अपना कोट पहनाया और उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ चर्च में लाया। और एन बार बार कह रही थी, डेविल छोड़ो मुझे, कहीं नहीं जाना मुझे। तब डैनियल एन को चर्च के अंदर लाया और फादर से कहा, एक मैरिज करानी है, कैथोलिक क्रिश्चियन। और अब एन एकदम बौखला गई और फादर से कहा, फादर, आई एम ऑलरेडी मैरिड, में ये शादी नहीं कर सकती। और अब डैनियल ने उसको उंगली दिखाते हुए कहा, शट अप, चुपचाप खड़ी रहो वरना एक रख कर दूंगा मुंह पर। और एन घबरा कर थोड़ी सी पीछे हो गई, लेकिन तभी फादर ने प्यार से डैनियल को समझाते हुए कहा, माय सोन, आप एक कैथोलिक क्रिश्चियन हैं और एक कैथोलिक ईसाई कभी भी शादीशुदा औरत से और या किसी भी औरत से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता, ये गैरकानूनी भी है और पाप भी। तब डैनियल ने गुस्से से कहा, कानून में मानता नहीं और पाप पुण्य से मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप बस प्रेयर स्टार्ट करो वरना फिर आप दोबारा प्रेयर कराने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। अब वो फादर डर गया, लेकिन तभी कई मीडिया रिपोर्टर और जर्नलिस्ट कैमरा लेकर अंदर आए और धड़ाधड़ फोटो खींचने लगे। और एक रिपोर्टर ने कहा, ये देखिए एक ग्रेट साइंटिस्ट डैनियल अलेक्जेंडर, जो जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं एक लड़की से।
जो एक शादीशुदा लड़की है और सुनने में आ रहा है ये फ्रांस के रूलर की वाइफ भी है। और कई कैमरामैन ने डैनियल के एकदम हजारों फोटो खींच डाले। और तभी एक लड़के ने कहा, सर आप हमारे बच्चों की हमारी इंस्पिरेशन है। हमारे बच्चों को स्कूल में आपका लेसन पढ़ाया जाता है और हम उनको आप जैसा बनने की सलाह देते। स्कूल कॉलेज में आपको आइडियल माना जाता है, लेकिन आप जैसे महान लोग ये छोटा काम करेंगे तो हमारे बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। और तभी बारोश की गाड़ी आए और एन साइड होकर उसमें बैठकर चली गई और डैनियल को मीडिया ने घेर लिया था और डैनियल एन को भागते हुए गुस्से से देख रहा था। उसको परवाह नहीं थी, उसका चेहरा मीडिया में हाईलाइट हो रहा है। तभी एंड्रू, जेफ और उसके दूसरे मैनेजर गार्ड भागकर आए और डैनियल को बाहर गाड़ी में ले आए और मीडिया को बाहर धकेलते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम डैनियल अलेक्जेंडर से सवाल करो, उनकी बिना मर्जी की फोटो लो। और अब गार्ड और एंड्रू ने कहा, शाम तक तुम्हारे चैनलों पर ताला लग जाएगा अगर ये खबर हाईलाइट हुई तो। यही फेंको कमरे। और सब ने डर के मारे कमरे वही छोड़ दिया और माफी मांग ली, लेकिन एक लड़का कैमरा लेकर चुपचाप निकल गया। और अब डैनियल गुज में एक बाद एक वाइन के गिलास गले से उतार रहा था। जब चार्ली ने कहा, डेविल तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? तुम कोई आम आदमी नहीं हो जो चल दिए उस लड़की का हाथ पकड़ चर्च में शादी करने। तुम एक ब्रांड हो, एक पहचान हो दुनिया के लिए। तुमने सुना नहीं उस रिपोर्टर ने क्या कहा था? तुम्हारा चैप्टर पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेज में। तुम इंस्पिरेशन हो, उनके बच्चों के लिए आइडियल हो। तुम इस जनरेशन के, उनको एजुकेशन दी जाती है तुम्हारे जैसा बनने की, और तुम एक मामूली सी लड़की के लिए ये सब बर्बाद करने चले हो। ऐसा क्या है उस लड़की में जिसके लिए तुम पागल हो रहे हो? खूबसूरत ही तो है ना? तो डेविल मैं ऐसी हजारों लड़कियां लाकर तुम्हारे कदमों में डाल सकता हूँ। भूल जाओ उसे, वो तो जरूर बारोश को भी बेवकूफ़ बनाकर निकल जाएगी। बहुत चालाक लग रही है, अब मुझे वो कोई जासूस लग रही है। देसे उसको डायनामाइट की जानकारी के लिए ही भेजा गया है और तुम्हारी एन जैसी शक्ल होने की वजह से वो तुम पर हावी हो रही है। क्योंकि मुझे जेफ से पता चला है तुम्हारी वाइफ बहुत मासूम और भोली भाली लड़की थी। ये लड़की कोई और है और क्लब में डांस करने का उसका मकसद हमारी मीटिंग को खराब करना था, क्योंकि वो जानती है तुम्हारी कमजोरी को तुम कहाँ कमजोर पड़ सकते हो। और उसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और मीटिंग कैंसिल कर दी। और डेविल का दिमाग अभी तक एन का बेशर्मी से डांस करना ही नहीं भूल पा रहा था। वो किस तरह बेशर्मी से डांस कर रही थी और डेविल के लिए पहला झटका था एन की तरफ से। उसने वो कर दिया था जो वो चाहती थी, और ऐसा डेविल के साथ पहली बार हुआ था जब किसी ने उसको इस तरह से मात दी थी। और अब डेविल गुस्से के मारे अंदर ही अंदर खोल रहा था एन ने उसकी किस तरह से इज्जत गिराई थी। और फिर चार्ली बोला, मैं कुछ कह रहा हूँ, तुमसे कुछ आवाज आ रही है। डेविल वो लड़की ना तो डायनामाइट का हिस्सा बनने लायक है और ना तुम्हारी जिंदगी का। वो तुम्हारे लेवल की नहीं है डेविल, और अगर तुम्हारा ज्यादा ही दिल आ गया है तो उसको यूज करो और फेंक दो। और तभी डेविल ने एक चांटा चार्ली के मुंह पर मारा और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, वो टिश्यू पेपर नहीं है मेरे लिए जिसको यूज करके फेंक दूं। वो लाइफ है मेरी, लव है मेरा, पैशन है इस डेविल का। तू ये कह रहा है उसके जैसी 1000 लड़कियों मेरे कदमों में डाल देगा? मुझे उसके जैसी नहीं, वही लड़कीला कर दे और उससे कह के वो मुझसे पहले की तरह प्यार करने लगे। अगर वो मान गई चार्ली तो मैं अपना सब कुछ तेरे कदमों में डाल दूंगा, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ सकता। अब चार्ली उस इंसानी की दीवानगी उसके मुंह से सुन रहा था और अफसोस से देख रहा था कि ये इतना खतरनाक इंसान किसी के लिए ऐसी फीलिंग भी रख सकता है, यकीन नहीं आता। और अब वो खामोशी से खड़ा डेविल की बेबसी देखा रहा था। अब डेविल ने उसकी तरफ से पलटते हुए अपने दोनों ट्राउजर में डालकर एन की यादों में खोते हुए कहा, मुझे नहीं पता उसमें क्या है, लेकिन मेरी हर सांस, मेरी हर धड़कन उससे जुड़ी है। उसको करीब पाकर मुझे सुकून मिलता है। दूर जाती है तो अंदर ही अंदर एक घुटन सी महसूस होती है, दिल दर्द से फटने लगता है। चार्ली तू उसे यूज करके फेंकने की बात कर रहा है, लेकिन एन मेरी वो प्यास है जो कभी एक रात या कुछ रातों में नहीं बुझेगी। वो मुझे समुंदर लगती है और मैं एक प्यासा रेगिस्तान। जितना उसको पीता हूँ उतनी प्यास बढ़ने लगती है। वो पास होती है तो मेरा जीने को मन करता है, दूर जाती है तो मर जाने को मन करता है। एन मेरा वजूद है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं अधूरा हूँ उसके बिना। और अब वो चार्ली की तरफ पलटा और अब चार्ली ने मुस्कुरा कर कहा, आई कांट बिलीव इट, एक क्रिश्चियन, एक ब्रिटिश, इतना ब्रॉड माइंड इंसान इस लेवल की मोहब्बत कर सकता है। डेविल यू आर क्रेजी मैन। तब डेविल ने आंख बंद करके एन का चेहरा याद किया और कहा, यस आई एम क्रेजी फॉर हर, आई एम क्रेजी फॉर माइन। अभी एन सो रही थी जब एथन का कॉल आया और वो रो रहा था और एन एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी और कहा, क्या बात है एथन, तुम रो क्यों रहे हो? और फिर डॉक्टर बॉस्को ने कहा, एन तुम फौरन यहाँ आओ। और अब एन जल्दी से भागती हुई डॉक्टर बॉस्को के घर गई और एथन ने कहा, एन प्लीज डेविल
से बात करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तब एन ने घबराते हुए कहा, आखिर बात क्या है? तब एथन ने रोते हुए कहा, मैंने डेविल की वो चच वाली वीडियो अपने चैनल पर चला दी और कुछ देर बाद ही उस चैनल को बंद करने के ऑर्डर आ गए और मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया और मुझ पर कई करोड़ का जुर्माना लगा दिया चैनल को बंद करने के लिए। और इतना ही नहीं, डेविल ने मेरी फैमिली को भी उठा लिया है। उनका कहीं कुछ पता नहीं है और मुझे पता है मेरी फैमिली को तुम ही ला सकती हो, वरना कोई नहीं ला सकता। प्लीज डेविल से बोलो वो मेरी फैमिली को छोड़ दे। मैं आज के बाद कभी कोई उसकी वीडियो चैनल पर नहीं चलाऊंगा, प्लीज एंड प्लीज। अब एथन ने हाथ की मुट्ठी बनाकर उसके सामने जोड़ते हुए कहा। अब एन ने कहा, लेकिन मैं कैसे? तब सिमोना ने कहा, क्योंकि तुम ही उस तक जा सकती हो और वो तुम्हारी ही बात मान सकता है और किसी की नहीं। अब एन की जान हवा हुई ये सोचकर वो जब एथन को सजा दे सकता है और मेरी वजह से तो सारा ड्रामा क्रिएट हुआ है, मुझे कैसे बख्श सकता है? अब डॉक्टर बोस्को ने कहा, एन वहाँ नहीं जाएगी, क्योंकि अगर वो वहाँ गई तो उसका शक यकीन बदल जाएगा, वो एन ही है और ये जो हमने डेविड पर वार किया है वो इसका बदला एन से जरूर लेगा। और ऑफिसर ने भी कहा, हाँ डॉक्टर बोस्को ठीक कह रहे हैं। और तभी सिमोना ने कहा, वो इनको सजा दे सकता है लेकिन मार नहीं सकता, लेकिन एथन की फैमिली को मार सकता है और 3 जान है उसके कब्जे में। क्या एन एक सजा से बचने के लिए उनकी जान ले लेगी? और अब एन ने कहा, नहीं किसी की जान नहीं जाएगी, मैं डेविल के पास जाऊंगी, उससे बात करूंगी, वो छोड़ देगा एथन की फैमिली को और जो सजा देगा मैं सह लूंगी। अब एन ने दिल में सोचा, मुझे तो आदत हो चुकी है उसकी सजा की। और अब उसने बारोस से डेविल का पता पूछा तो उसने बताया उसने मेरे घर की कुछ ही दूरी पर एक बहुत शानदार बंगला खरीदा है, अब वो वहीं पर है। अब एन की गाड़ी एक बहुत ही शानदार बंगले के सामने रुकी जो पूरा वाइट था और बाहर एक कई किलोमीटर में बना ब्लैक दरवाजा जहाँ ब्लैक कमांडो गार्ड और वॉचमैन खड़े थे। अब एन गाड़ी से उतरी और उसने एक बड़े गोल्डन बोर्ड पर रेड एंड गोल्ड नंबरों से लिखा देखा, एन डेनियल अलेक्जेंडर हाउस। और एन खामोश रही और आगे बढ़ी। और एन ने अब आहिस्ता से गार्ड से कहा, मुझे डेनियल अलेक्जेंडर से मिलना है। फिर उस गार्ड ने कहा, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है? तब कमरे में से डेनियल की आवाज आई, शट अप, नॉनसेंस, फौरन रिस्पेक्टफुली अंदर लेकर आओ उसे। अब एकदम गार्ड हड़बड़ाया और एन से सीने पर हाथ रखकर थोड़ा सा सम्मान में झुका और सॉरी कहा और उसको अंदर लेकर गया। और अब एन को उस गार्ड ने कार में बैठाया जो चारों तरफ से खुली थी और आगे बढ़ गया। एन ने देखा वो बहुत बड़ा गार्डन था, बाहर के दरवाजे से अंदर जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल हो रहा था। एन ने देखा वहाँ उसके पसंद के सारे फूल थे, हर तरह का प्लांट था और कई तरह के पेड़ एक लाइन से खड़े थे चारों तरफ। और अब एन अंदर गई तो उस बंगले के बीचों बीच एक बहुत शानदार स्विमिंग पूल था जिसमें चारों तरफ गोल के शेर बैठे थे जिनके मुंह में से पानी स्विमिंग पूल में गिर रहा था। और एन खामोश होकर ये सब देख रही थी। अब गार्ड ने कहा, चीफ अभी स्विमिंग कर रहे हैं, आप यही वेट करो। अब एन खामोश खड़ी रही और डेनियल स्विमिंग करता हुआ उसको देख रहा था, जिसने पिंक फ्रॉक पहनी थी जो उसके नी तक आ रही थी और दूधिया पैरों में वाइट नाजुक सी सैंडल और आधे बालों को क्लच किया हुआ था और आधे कंधे पर पड़े थे और एक हाथ में वाइट ब्रेसलेट था। लाइट पिंक मेकअप में वो कोई खामोश खड़ी बाबी डॉल लग रही थी और डेविल उसको देखकर यही सोच रहा था, ये लड़की कहीं से भी वो कल रात वाली बार डांसर नहीं लग रही जो खुलेआम बेशर्मी दिखा रही थी। और वो नज़ारा याद करके डेविल के खून में आग लगने लगी थी और अंदर लावा सा पक रहा था। और अब डेविल पानी से बाहर निकला और उसके आदमी फौरन उसकी तरफ बढ़े जिसमें एक हाथ में टाउल था, दूसरे के हाथ में रॉब कोट और तीसरा ट्रे में सिगार और वाइन के खड़ा था। लेकिन डेविल ने सबको सामान वही रखकर हाथ के इशारे से वापस जाने को कहा और वो सब वापस पलट गए। और अब डेनियल ने अपने बाल एक हाथ से खड़े, वो एक गीले शॉर्ट्स में था और पूरा जिस्म पानी में भीगा हुआ था। और अब वो एन की तरफ बढ़ा, अब एन को सही मायनों में डर लगा और वो थोड़ा सा पीछे हो गई। और अब डेविल ने उससे कहा, मिस कैब्रे ये टॉवल उठाओ। और अब एन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया हो, लेकिन एन ने कुछ नहीं कहा, वो खामोशी से उसने टॉवल उठा लिया। और अब डेविल ने कहा, मेरी बॉडी साफ करो और एन ने खामोशी से उसकी बॉडी साफ करने शुरू कर दी, लेकिन वो उसकी तरफ देख नहीं रही थी, साइड में देख रही थी। अब डेविल ने कहा, जिसके साथ कई रात गुजार चुकी हो उसके सामने इतनी शर्म, और कल रात जिन लोगों की बाहों में तुम मदहोश हो रही थी वो क्या यार लग रहे थे तुम्हारे? एन खामोशी थी क्योंकि उसको पता था वो किस हद तक बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि उसका गुस्से और जुनून से वो वाकिफ थी। और अब डेनियल ने कहा, एन अगर मैं सब बर्दाश्त कर रहा हूँ तो वजह है मैं तुम पर पहले ही जुल्म कर चुका हूँ, अब तुम्हें और दुख नहीं देना चाहता, वरना अभी तक मैं तुम्हारे जिस्म के अनगिनत टुकड़े कर चुका होता, जैसे उन लोगों के किए हैं जिन्होंने तुम्हें हाथ लगाया था। अब डरने की बारी एन की थी। अब एन ने डेनियल की तरफ देखा, तब डेनियल ने कहा, नहीं यकीन आ रहा।
तब डेविल अपने नौकर को इशारा दिया और तभी एक नौकर एक ट्राली घसीटता हुआ लाया और उस पर से पर्दा हटाया और एन ने एक भयानक चीख निकली जब एक ट्राली में कई सर और हाथ पैर कटे रखे थे। अब डैनियल ने कहा, पहचान लो एन, ये वही लड़के हैं ना जिसने तुम्हें हाथ लगाया और उनमें से सबके हाथों तक की उंगलियां गायब थी और अब एन के माथे पर पसीना बहने लगा। तब डैनियल ने उनको ले जाने के लिए कहा। अब डैनियल ने कहा, अब देखो एन, तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान गई, अगर तुम नहीं करती उनके साथ डांस तो आज ये जिंदा होते। अब डैनियल धीरे धीरे एन की तरफ बढ़ने लगा और एन पीछे होने लगी और डैनियल कह रहा था, अब तुम एन जिसके पास जाओगी अब वो इंसान मरेगा और उनकी मौत की जिम्मेदार तुम रहोगी। और एन दीवार से जा लगी और डैनियल उसके इतना पास आ गया कि एन के होठों डैनियल की चेस्ट से लग गए और अब एन ने अपना चेहरा दूसरी साइड कर लिया। अब एन ने आहिस्ता से कहा, एथन की फैमिली को छोड़ दो प्लीज। तब डैनियल ने उसके बाल साइड करते हुए उसके गले में किस करने लगा और फिर आहिस्ता से कहा, कौन एथन? मैं किसी एथन को नहीं जानता। तब एन ने कहा, बनो मत, आपको पता है मैं किस एथन की बात कर रही हूँ, आपने उठाया है उसकी फैमिली को। तब डैनियल उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, पता तो तुम्हें भी था मुझे तुम्हारा किसी नॉन मेल के पास जाना कितना नापसंद है, फिर भी तुम गई एन, क्यों? और फिर एन ने गुस्से से कहा, मैं एन नहीं हूँ। तब डैनियल ने कहा, तो कौन हो तुम? क्या वही घटिया तवायफ हो जिसे मैंने कल रात देखा था? अब एन को गुस्सा आया और चीखते हुए कहा, हाँ हूँ मैं तवायफ, आपसे मतलब, लेकिन आपकी एन नहीं हूँ। अब डेविल अंदर तक भून गया और कहा, तो फिर तुम इस काबिल नहीं हो डेविल तुमसे शादी करे। अब तुम मुझे अपना कॉस्ट्यूमर समझो, बताओ क्या कीमत लोगी अपनी हर रात की, क्योंकि डेविल का दिल आ गया है तुम पर। और मुस्कुराते हुए उसके होठों को अपने अंगूठे से मसलते हुए कहा, नियत खराब हो गई है तुम पर, बताओ मिस कैब्रे कितने में बिकोगी? तब एन ने गुस्से में कहा, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। तब डेविल ने एक झटके से उसका मुंह अपनी तरफ करते हुए कहा, जिस क्लब में तुम डांस कर रही थी वहाँ बिकाऊ औरतें ही डांस करती है और अब तुम भी उनमें से एक हो मिस कैब्रे। और डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारे वजन से ज्यादा कीमत दूंगा तुम्हारी एक एक रात की। अपने खुद के बार खोलकर रोज डांस करना, क्योंकि तुमसे शादी करके मुझे अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराना। अब एन ने गुस्से में कहा, आपसे शादी करना भी कौन चाहता है और आप क्या मुझे खरीदोगे? अगर औरत बिकना ना चाहे तो दुनिया का कोई भी मर्द उसको खरीद नहीं सकता, और अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो जाकर अपने लिए एक ऐसी औरत खरीदे जो आपको प्यार कर सके। बहुत तरसे हुए लग रहे हैं प्यार के, एक ऐसी औरत को खरीदो जो आपके इशारे पर नाच सके, आपको खुश रख सके। बहुत तरस आ रहा है मुझ आप पर। अब एन ने हल्की सी हंसी और एन की ये बातें डैनियल के खंजर जैसी लगी और अब एन ने कहा, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, जब चाहे जो दिल करे वो करती हूँ। अब डैनियल ने गुस्से से सीने पर हाथ बांधते हुए कहा, एथन की फैमिली जिंदा चाहिए। अब एन ने एक झटके से उसकी तरफ देखा और फिर डैनियल ने कहा, तो नाचो और मुझे खुश करो, और अगर मैं खुश हुआ तो फैमिली जिंदा मिलेगी वरना टुकड़ों में ले जाना। और अब एन ने डैनियल को बेबसी से देख रही थी, अब सोच रही थी उसने बिना सोचे समझे ये क्या बोल दिया। और अब डैनियल ने कहा, आपकी कैडबर स्पेशल ड्रेस वो रखी जाकर पहन कर आओ। और अब एन कभी उस ड्रेस को और कभी डैनियल को देख रही थी, क्योंकि वो ड्रेस जरूरत से ज्यादा छोटी थी। एपिसोड 59। अब एन ने डैनियल से कहा, ये क्या बेहुदा ड्रेस है, मैं इसको नहीं पहन सकती। तब डैनियल ने कहा, आपको तो इसकी आदत होनी चाहिए, वहाँ हजारों लोगों के बीच पहन सकती हो। अब डेविल ने उसके बाल की एक लट को अपनी उंगली पर लपेटा और खुमारी भरे लहजे में मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मेरे सामने नहीं। क्यों नहीं, जबकि मैं तो वो हूँ जिसके सामने तुम बिना ड्रेस के भी रही हो। फिर मुझसे किस बात की शर्म? अब एन ने आंख बंद करके अपना गुस्सा बर्दाश्त करते हुए बात बदली, आप सजा उन लोगों को क्यों दे रहे हो जबकि उनका कोई दोष नहीं? अब डैनियल ने आराम से कहा, सजा तो आपको ही मिलेगी एन, क्योंकि वो लोग आपकी वजह से यहाँ पर है और जब वो मरेंगे तो आप कई कई मौत की जिम्मेदार होंगी। और मैं जानता हूँ ये आपके लिए किसी सजा से कम नहीं होगा कि आपकी वजह से कितने लोग मारे गए। लेकिन आप अगर इस सजा से बचना चाहती है तो आपके लिए दो ऑप्शन है। फर्स्ट, आप मान लो आप मेरी एन हो और बारोश से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म कर दो और एथन की फैमिली को ले जाओ, और अगर ये मंजूर नहीं है तो कैबरे बन कर मेरे लिए डांस करो। तब एन ने ड्रेस उठाते हुए कहा, आपकी एन बनने से बेहतर है मैं कैबरे बन जाऊं। और वो ड्रेस चेंज करने चली गई। अब वो कैबरे की चमकदार ड्रेस में थी, जो कि एक सितारे मोतियों से सजी बिकनी टाइप शॉर्ट ड्रेस थी। अब एन का खूबसूरत जिस्म उस सुनहरी ड्रेस में चांदी की तरह चमक रहा था और डैनियल की आंखों में चमक भर रहा था, और उसकी आंखों की तपिश से एन को अपना वजूद झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। कभी उसको बहुत अच्छा लगता था उसका इस तरह से खुद को देखना, लेकिन आज उसको तकलीफ हो रही थी उसके इस तरह देखने पर। डेविल ने सिर्फ ब्लैक स्टाइलिश जीन्स पहन रखी थी जो कि घुटने और उसकी थाई से फटी हुई थी।
ऊपर डेविल का कसरती जिस्म चमक रहा था, उसकी उभरती चेस्ट पर लिखा एन का टैटू था और उभरते सिक्स पैक एब्स पर भी टैटू से मॉन्स्टर बना था, और उसके हल्के गीले सुनहरी बाल जो अपना जगह से हटकर थोड़े से आंखों पर आ रहे थे, वो बहुत डैशिंग लग रहा था। और एन ने देखा वो नीचे से लेकर ऊपर तक उसको अजीब प्यासी निगाहों से देख रहा है, और एन को अंदाजा हुआ रात हो चुकी थी। अब उसको एहसास हुआ वो बुरी तरह से फंस चुकी है, और फिर उसके कानों में अपने माँ की आवाज़ गूंजी, हूर, बदले की आग में इतना आगे मत निकल जाना कि अपनी इज्जत लूटा बैठे। अब तेरा डैनियल से कोई रिश्ता नहीं है, हम सब खत्म कर चुके हैं। अब तू सियान की अमानत है। अब वो डैनियल तेरे लिए सिर्फ एक गैर मर्द है जिससे तुझे खुद को बचा के रखना है, क्योंकि नाजायज़ रिश्ते बनाने वाली लड़कियां दुनिया और खुदा दोनों के सामने गुनाहगार होती है। और अब इनको अपनी इज्जत जाती हुई महसूस हो रही थी, क्योंकि उसके देखने का नजरिया बता रहा था आज ये इंसान उसको छोड़ेगा नहीं। और एन को इस ड्रेस में ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके सामने बिना कपड़ों के खड़ी है। और अब डैनियल उसके पास आया और सिगार पीते हुए उसके मुंह पर धुआं उड़ाते हुए कहा, तुम तो पहले से भी कहीं ज्यादा हॉट एंड सेक्सी हो गई हो। एन ने नजरें झुका ली, क्योंकि अब उसके इस अंदाज से कहने पर उसको बुरा लगा। फिर डैनियल ने कहा, तो फिर मिस कैब्रे दिखाओ अपना जलवा। और अब म्यूजिक बजा और एन ने हार्ड म्यूजिक पर डांस शुरू कर दिया। वो गुस्से और जुनून में मदहोश होकर नाच रही थी। अब डैनियल के हाथ में वाइन थी और उसको पीता हुआ वो उसको मुस्कुराकर देख रहा था। और अब एन डेविल के चारों तरफ घूमने लगी, और जैसे ही डैनियल उसको छूने की कोशिश करता, वो खुद को एकदम दूर कर लेती। वो डेविल को खुद को छूने नहीं दे रही थी। और अब डेविल को गुस्सा आया, और तभी डेविल ने वाइन उसके मुंह पर फेंक दी और हंसते हुए कहा, मिस कैब्रे मुझे मजा नहीं आ रहा। लेकिन सच तो ये था वो पागल हो रहा था उसको नाचता देखकर, लेकिन उसको जानबूझकर बेइज्जत कर रहा था ताकि उसको एहसास हो सके कैब्रे के साथ क्या सलूक होता है। और अब एन को डेविल के ऐसा करने से उसको रोना आया, लेकिन वो बर्दाश्त कर गई। अभी अपने फेस से वाइन साफ करने ही वाली थी जब डेविल ने उसके हाथ पकड़ा और एन सहम गई जब वो उसके करीब आया और अपने होठों से उसके चेहरे की वाइन साफ की, और एन उससे बचने की कोशिश कर रही थी। तब वो एक झटके से उससे अलग हो गई, लेकिन उसका छूना एन के जिस्म में अंगारे से भर गया। और अब अपनी बेबसी पर रोना और गुस्सा दोनों आ रहे थे। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, और फिर दूर होकर डांस करने लगी। और अब डेविल ने उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी पास खींचा और वो उसके चौड़े सीने जा लगी, और एन ने एक झटके से सांस खींचा, क्योंकि अब वो घबरा गई थी। और अब डेविल ने उसके चेहरे के पास आकर कहा, अब अगर तुम रुकी तो मैं नहीं रुकूंगा, इसलिए अगर मुझसे बचना है तो नाचती रहो। और अब एन को वो अपने साथ नाचने पर मजबूर कर रहा था, और एन डैनियल डे से फास्ट डांसर के साथ अपनी फुल एनर्जी के साथ डांस कर रही थी। लेकिन एन अब डरने लगी थी। वो उसके साथ डांस के साथ बहुत कुछ कर रहा था। कभी वो मदहोशी में उसके खूबसूरत कमर को किस करता, कभी उसके सीने और गले को चूमता। और अब उसने एक झटके से एन को उठाकर अपने से सीने से लगा लिया, और एन उसके सीने से फिसलती हुई उसके पैरों में आ गई। और अब डेविल उसके ऊपर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रुकना नहीं है। और एन फिर से खड़ी होकर उसके साथ नाचने लगी। अब एन को समझ नहीं आ रहा था वो खुद नाच रही है या वो उसको नचा रहा है, क्योंकि अब डेविल एन से एक खिलौने की तरह खेल रहा था। और एन की हालत पागल जैसी हो रही थी, और अब वो थक चुकी थी और एक तरफ खड़ी होकर गहरे गहरे सांस ले रही थी, और उसकी तरफ से पीट करके खड़ी थी और एकदम कहा, प्लीज अब नहीं। और तभी डेविल ने पीछे से उसकी ब्लाउज की सटेप तोड़ दी, और वो खुलकर जमीन पर गिर पड़ी, और सारे मोती भी टूटकर जमीन पर गिर पड़े। और एन की एक चीख निकली और वो दीवार से जा लगी। और तभी डेविल ने उसको पीछे से हक कर लिया और एन को पूरी तरह अपने आप से ढक लिया। और अब उसने एन के कान में कहा, मिस कैब्रे इतनी शर्म किस बात की, नाचो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो अक्सर होता है, नाचते नाचते कपड़े फट जाते हैं या वो खुद उतार देती है। अब आप कैब्रे बनी है तो आपको भी ये फेस करना है। तब एन ने रोते हुए कहा, प्लीज मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कैब्रे नहीं हूँ। और तब डैनियल ने गुस्से से कहा, तुम कैब्रे हो, अभी कुछ देर पहले तुम चीख चीख कर कह रही थी तुम कैब्रे हो, और अगर नहीं हो तो कहो, फिर कहो मेरी एन हो। अब एन को गुस्सा आया और उसने कहा, मैं नहीं हूँ आपकी एन, प्लीज जाने दो मुझे। और तभी डेविल ने उसके गाल को चूमते हुए कहा, एथन की फैमिली एक पीस में लेकर जाओगी या कई पीस में। और एन दीवार में मुंह छुपा कर रोने लगी। कितना मजबूर कर दिया था उसने एन को। और अब एन ने अपने सारे बाल आगे डाले और फिर से नाचना शुरू कर दिया, और डेविल उसकी इस अदा पर मुस्कुराया। लेकिन अभी कुछ पल ही गुजरे थे, फिर डेविल ने उसकी स्कर्ट पर हाथ चलाया, जिसे एन ने फुर्ती से पकड़ लिया। अब एन ने रोते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत करो। और तभी डेविल ने उसको खींचकर बेड पर गिरा दिया, और अब एन चीख रही थी, क्योंकि अब वो उससे जुनूनी होकर अपनी प्यास बुझा रहा था।
एन ने अपने दोनों हाथों से उसको पीछे धकेलना चाहा, लेकिन डेविल ने उसके दोनों हाथ ऊपर कर अपने एक हाथ में दबोच लिए और अपने एक पैर से एन के दोनों पैरों भींच दिए और एन की चीख निकली और रो रही थी। ने हंसकर कहा, तुम तो कैबरे हो, इतना क्यों नर्वस हो रही हो? सभी कस्ट्यूमर मासूम नहीं होते, कुछ मेरे जैसे भी कमीने होते हैं। और डेविल ने उसके गाल को दांतों में लिया और अब एन बुरी तरह रोने लगी। और तब ही डेविल ने एक हाथ उसकी हिप के नीचे रखकर उसको थोड़ा सा ऊपर उठाया और तब ही एन ने चीख कर कहा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कैबरे नहीं हूँ और कभी वहाँ नहीं जाऊंगी, प्लीज़ ये मत करो। और अब डेविल उससे दूर होकर बैठा गया, क्योंकि अब वो अपनी इंडियन भाषा में बोली थी। और अब एन दोनों हाथों से मुंह छुपा कर रोने लगी और डेविल हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि अब उसने अपनी असलियत जाहिर कर दी थी। और तभी डैनियल ने उसकी टांग पकड़कर उसको अपने पास खींचा और उसको अपनी गोद में लेटा लिया और उसको सीने से लगाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बच्चों की तरह बहलाने लगा, क्योंकि अब एन बिलक बिलक कर रो रही थी। वो चाहे कितनी भी खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेती, लेकिन वो डेविल का सामना नहीं कर सकती थी, जिसने घाट घाट का पानी पिया हुआ था और जो बड़े से बड़े ताकतवर को डरा कर रखता था। इसलिए ही वो डेविल था और उसके सामने तो केटी, बेला और लोका जैसी बॉडी बिल्डर लड़कियां भी कान पकड़ती थी और उससे खौफ खाती थी। फिर वो तो एक नाजुक सी एन थी। अब वो घबराते कर रोते हुए कह रही थी, प्लीज कुछ गलत मत करना। तब डेविल ने प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहा, शुश, विस्मयादिबोधक चिन्ह, चुप हो जाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें डरा रहा था, तुम्हें एहसास करा रहा था तुम क्या हो और क्या बनने की कोशिश कर रही हो। तुम मेरी एन हो और वही बनकर रहो। अगर कुछ और बनोगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। और अब डैनियल ने उसको अपनी बाहों में भींचकर अपना चेहरा उसके गले में छुपाते हुए बेकरारी से कहा, आई लव यू एन, आई रियली लव यू। और अब एन चुप हो गई थी, क्योंकि अब उसका प्यार उसको सुकून दे गया था, लेकिन वो अभी तक रोने की वजह से सुबकियां ले रही थी। और डैनियल कितनी देर उसको ऐसे ही खामोश गोद में लेकर बैठा रहा और उसके बालों में अपना चेहरा छुपाए वो उसकी खुशबू अपने अंदर उतार रहा था और उसकी कमर को प्यार से सहला रहा था। डेविल उसको एक छोटे बच्चे की तरह लाड कर रहा था। अब एन आहिस्ता से उससे अलग हुई। एक तूफान था जो गुजर चुका था, अब चारों तरफ सुकून था। और एन ने आहिस्ता से कहा, प्लीज एथन की फैमिली को छोड़ दो। तब डेविल ने मुस्कुरा कर कहा, वो घर जा चुके हैं। और एन ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा और डेविल ने अपना फोन उठाया और मिलाकर उसको दिया। और तब ही एथन की आवाज आई। एथन ने फौरन कहा, थैंक यू एन, मेरी फैमिली आ चुकी है। और डेविल ने फोन काट दिया और फिर डेविल उसके पास से खड़ा होकर उसके लिए जीन्स और टी शर्ट्स देते हुए कहा, तुम्हें शॉर्ट्स पहनने की परमिशन बस मेरे सामने है, क्योंकि मैं तुम्हारे मामले में बहुत कंजर्वेटिव थॉट रखता हूँ। गॉट इट। और अब एन उसके हाथ से ड्रेस लेकर आगे बढ़ी ही थी, जब एन को चक्कर आए और वो गिरने ही वाली थी, तभी डेविल ने उसको थाम लिया और डेविल उसको अपने रूम में ले आया और उसने उसके गाल को थपका तो डेविल ने महसूस किया उसका जिस्म तप रहा था। फिर डेविल ने उसके एक इंजेक्शन लगाया और उसको ब्लैंकेट से ढककर बाहर निकल गया। और अब एन की अगले दिन आंख खुली तो उसने देखा वो किसी अनजान रूम में थी, जो काफी बड़ा और बहुत खूबसूरत था। अब उसको सब याद आया। अब उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो देखा सामने एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी है, जिसमें एन और डेविल साथ खड़े हैं। एन ने रेड ड्रेस पहनी है और वो शर्मा कर एक साइड नीचे देख रही है और डेविल ने मुस्कुरा कर अपने होंठ उसके गाल पर रखे हुए हैं। और वो तस्वीर काफी खूबसूरत थी। और अब एन ने वहां से भागने की सोची। उसने इधर उधर नजरें घुमाई तो देखा पास में ही उसका पर्स रखा है। उसने जल्दी से पर्स उठाया और अपना फोन ऑन किया तो उसको पता चला उसको 2 दिन बाद होश आया है। और अब एन ने अपने माथे पर हाथ रखा। अभी वो खड़ी हुई तभी सामने उसको डेविल खड़ा दिखाई दिया, जो उसको देखकर मुस्कुरा रहा था और आहिस्ता से उसके पास आकर उसके गाल को छूते हुए कहा, अब कैसी तबीयत है? तब एन ने घबरा कर कहा, क्या हुआ था मुझे? तब डैनियल ने मुस्कुरा कर उसके बिखरे बाल कान के पीछे करते हुए कहा, कुछ नहीं, आपने थोड़ा हार्ड वर्क कर लिया था, इसलिए थकान से फीवर आ गया था। अब आप बिल्कुल ठीक हो। और तभी एक नौकर ट्रॉली लेकर आया जिसमें सूप था और एन अभी उसको देख ही रही थी जब उसका फोन रिंग हुआ और फोन पर सुहानी थी। और उसने कहा, हूर तुम कहाँ हो? 2 दिन से तुम्हारा फोन बंद जा रहा है, मायरा का कॉल आ रहा है, एडी की तबीयत ठीक नहीं है। और एन एकदम घबरा गई और अभी वो कहने ही वाली थी, क्या हुआ है एडी को? लेकिन सामने डेविल बैठा था इसलिए एकदम कहा, मैं आ रही हूँ। और वो एकदम उठकर भागी। तभी डेविल ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, किसका कॉल था, क्या हुआ है? और एन ने जल्दी से उसका हाथ झटक कर गुस्से से कहा, छोड़ो मुझे अभी जाना है। और वो बदहवास सी भागी। सामने भागती हुई ट्रॉली से टकरा गई और सारा सामान फर्श पर गिर पड़ा, लेकिन उसको कुछ होश नहीं था।
और फिर भागती जाने लगी, लेकिन तभी डेविल ने उसके दरवाजे तक पहुंचने पहले दरवाजा बंद कर दिया और पूछा, क्या बात है, किसका कॉल है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती हैं। तब उसने उसके आगे रोकर हाथ जोड़े, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मेरी एक फैमिली मेंबर की बहुत तबीयत खराब है, प्लीज़ मुझे जाना है। और अब डेविल ने दरवाज़ा खोल दिया और वो रोकर भागती चली गई, क्योंकि एडी में उसकी जान बसी हुई थी। और डेविल उसको इस तरह से भागता देखकर वो समझ गया कोई खास है। कौन हो सकता है, शायद उसके माँ बाप में से कोई हो। और अब हूर ने सीधा इंडिया में आकर सांस लिया और एडी को देखते ही उसने उसको सीने में दबोच लिया और उसके माथे और गाल को चूमने लगी। तब मायरा ने कहा, हूर ये बहुत छोटा है, ये तेरे बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ तुम सब छोड़कर वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे बच्चे से ज़्यादा नहीं है तुम्हारा बदला। अगर एडी को कुछ हुआ तो जी पाओगी उसके बिना, इसलिए अब तुम वापस मत जाओ हूर। और तब हूर ने कहा, लेकिन दीदा। तभी पीछे से समीरा की आवाज़ आई, लेकिन कुछ नहीं, बहुत कर ली तुमने अपनी मन मानी, अब तुम वही करोगी जो हम कहेंगे, अब तुम वापस नहीं जाओगी, कोई जरूरत नहीं है बदला लेने की। हूर नजरें झुकाए खड़ी थी और अब समीरा ने कहा, जिसने जो किया है उसकी सजा उसको ऊपर वाला देगा, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, तुम अपने बच्चे को संभालो और सियान से शादी करके घर संभालो। आखिर कब तक मैं अपनी बहन को टालती रहूंगी, अब वो सियान पर शादी करने का जोर दे रही है और एक सियान है जिसकी जिद है वो तुझसे शादी करेगा। अब समीरा ने उसके कंधे पकड़ते हुए कहा, हूर तुम्हें जिंदगी फिर से जीने का मौका दे रही है, खुशियाँ बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रही है, प्लीज अब इसकी बाहें मत झटको, सियान तुमसे बहुत प्यार करता है, हर हाल में वो तुम्हारे बच्चे को और तुम्हें अपनाने को तैयार है। तब हूर ने कहा, मम्मा मैं जानती हूँ, लेकिन मैं उस डेनियल को इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकती, उसने मुझे जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया, मुझे उसको उसकी गलती का एहसास दिलाना ही होगा, उसने मेरा सौदा किया और मुझे ही गोली मार दी, मैं उससे बदला लूंगी। तब समीरा ने चीखते हुए कहा, भाड़ में गया तुम्हारा बदला, हूर हम तुम्हें 2 बार बचा चुके हैं, तीसरी बार नहीं बचा पाएंगे, डॉक्टर बोस्को ने बताया है, वो डेविल है, बहुत खतरनाक है वो, अभी तक कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है, तुम क्या उससे बदला लोगी। स्कूल कॉलेज में तुम हमेशा एवरेज स्टूडेंट रही हो, कभी साइंस का एक फॉर्मूला तक तुम्हें याद नहीं रहा और चली हो एक खतरनाक साइंटिस्ट से बदला लेने। एक कॉकरोच को देखकर तुम्हारी जान निकल जाती थी और तुम उस डेविल का मुकाबला करोगी जो इंसानों को गाजर मूली की तरह काट देता है। अब वो तुम्हारी हनी आंटी का बेटा नहीं है, वो एक भयानक साया है जिसके साए से मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ और तुम हो कि उसकी लपेट में खुद आना चाहती हो। भूल जाओ सब, अब मैं फैसला कर चुकी हूँ, इस हफ्ते तुम्हारी सियान से सगाई है और अगले हफ्ते शादी, बस बात खत्म। और अगर तुम मुझसे ऊपर होकर जाना चाहती तो आज के बाद अपनी माँ को अपनी तरफ से मरा हुआ समझना। और तब हूर ने अपने सारे हथियार डाल दिए। अंडस्को अब डेविल रेशा मम से फोन पर बात कर रहा था और रेशा ने प्यार से कहा, डैनियल माय सोन, क्या तुम्हारा इरादा फ्रांस में बसने का ही है, क्योंकि जेफ बता रहा था तुमने वहाँ एक घर भी ले लिया है। तब डेविल ने हंसते हुए कहा, मम मेरी जिंदगी यहीं पर है और उसको लिए बिना मैं नहीं आ सकता और जल्दी ही मैं उसको लेकर आऊंगा। तब रेशा ने कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है वो लड़की नहीं है। तब डेविल ने हंसते हुए कहा, शक की तो कोई जगह ही नहीं है मम, वो मेरी एन ही है, एन डैनियल के वजूद का हिस्सा है और मैं अपने पार्ट को ना पहचानूं, ऐसा कभी हो सकता है। तब रेशा ने प्यार से समझाते हुए कहा, तो ले आओ उसको, कब ला रहे हो। तब डेविल ने खिड़की पर आते हुए कहा, अभी वो मेरे साथ खेल रही है, जब खेल कर थक जाएगी तो मेरे पास आ जाएगी और फिर मैं उसको ब्रिटेन ले आऊंगा और सबसे पहले उससे शादी करूंगा। अब हंसते हुए कहा, क्योंकि वो मैरिज को लेकर मुझे बहुत टॉर्चर कर रही है। और अब रेशा भी हंसने लगी। और फिर डेविल ने उसको कई बार कॉल ट्राई किया लेकिन वो आउट ऑफ कवरेज बता रहा था और अब उसने मीटिंग रखी क्योंकि वो एन को अपनी आंखों के सामने रखना चाहता था। इसलिए डेविल ने एन के लिए मीटिंग हॉल के अंदर ही एन के लिए एक शीशे का केबिन तैयार करा दिया जिसमें वो अकेली बैठ सके और उसको बस डेविल ही देख सके। और अब उसने 2 दिन बाद मीटिंग रखी और अब बारोश अकेला आता दिखा। तब डेविल ने कहा, डायनामाइट का दूसरा मेंबर कहाँ है, उसको भेजो और आप अपने इलेक्शन पर ध्यान दो, डायनामाइट से आपको कोई लॉस नहीं होगा। तब बारोश ने कहा, सैंडी का 4 दिन से कुछ पता नहीं है, मैं फ़ोन ट्राई कर कर थक गया हूँ। और तभी डेविल ने कहा, वो आपको बताकर नहीं गई। तब बारोश ने कहा, नहीं, 4 दिन से मैंने उसको नहीं देखा है, मेरे मैनेजर ने उसको ढूंढा भी है लेकिन वो नहीं मिली, क्या तुम्हें भी नहीं पता डेविल। तब डेविल ने कहा, 2 दिन वो मेरे रूम में थी। अब सब चौंक गए। तब बारोश ने हैरान होकर कहा, सैंडी तुम्हारे पास। तब डेविल ने कहा, क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है। तब बारोश ने कहा, बिल्कुल नहीं, वो डायनामाइट की मेंबर है, आपके पास रह सकती है।
और अब चार्ली और जेफ आहिस्ता से हंसे। लेकिन अब डेविल परेशान हुआ। अब उसने सोचा शायद वो इंडिया गई है। उसने कहा था उसके फैमिली मेंबर की तबीयत खराब है। आई थिंक मुझे उसका वेट करना चाहिए। आज इनको आए 4 दिन हो चुके थे और आज उसकी सियान से एंगेजमेंट थी। हॉल पूरा मेहमानों से भरा था। चारों तरफ रंग और रोशनी का सैलाब आया हुआ था। हूर अब मेहरून कलर की लहंगा चोली में सजी खड़ी थी, माथे पर टीका, हाथों में गुलाब के फूल बांधे और मेहरून मेकअप किए वो असामनी हूर लग रही थी। और मेहरून शेरवानी में पतला दुबला सा सियान भी काफी स्मार्ट लग रहा था। और अब वो हूर को देखकर बेहोश होने को था। उसको यकीन नहीं आ रहा था अपनी तकदीर पर। यह आसमानी हूर उसको तकदीर में लिख दी गई है। उसको ये सब सपने जैसा लग रहा था। उसकी बचपन की मोहब्बत उसको मिलने वाली थी। समीरा और नाहिद भी खुशी से फूले ना समा रही थी। आखिर उन दोनों का कई साल का ख्वाब पूरा होने जा रहा था। दोनों बहनें समधन बनने जा रही थी, इसलिए दोनों बार बार उन दोनों की बलाएं ले रही थी। और ब्लैक शेरवानी में वो फॉरेनर बच्चा एडी भी बहुत ज्यादा प्यार लग रहा था। उसको बच्चे छोड़ नहीं रहे थे, गोद में उठाए फिर रहे थे। और हूर बिल्कुल खामोश थी। उसको समझ नहीं आ रहा था उसको दुखी होना चाहिए या खुश। बस अंदर से कुछ था जो उसको अंदर ही अंदर काट रहा था। अब नाहिद ने सियान को अंगूठी दी और मायरा ने हूर का हाथ आगे किया और सियान का हाथ खुशी से कपकपा रहा था। हूर का खूबसूरत हाथ देखकर उसको ऐसा लग रहा था वो खुशी से पागल ना हो जाए, क्योंकि इनकी खूबसूरती तो विदेशी लोगों को भी पागल कर चुकी थी और डेविल तो उसका पागल दीवाना था। तो सियान का तो ये हाल होना था। उधर डेविल गुस्से से पागल हो रहा था, क्योंकि उसकी आंखें तड़प रही थी उसको देखने के लिए, जिसको गए 4 दिन हो चुके थे। तब उसने एंड्रू से कहा, एंड्रू इस नंबर की सारी कॉल डिटेल निकाल कर मुझे फौरन दो। और एंड्रू ओक कहकर चला गया। और शाम को सगाई का फंक्शन खत्म हुआ तो मायरा ने हूर से कहा, हूर क्या बात है, तू खुश नहीं है सियान से सगाई करके? क्योंकि तेरी खामोशी बता रही है तो फिर डेनियल से तो नहीं मिली है? तब हूर एक झटके से खड़ी हो गई और कहा, नहीं नहीं दीदा। वो एकदम बौखला गई और तभी मायरा की बेटी ब्या भागती हुई आए और कहा, मासी एडी को अचानक क्या हुआ है? हम उसको खिला रहे थे तो उसने अचानक एकदम लाइन की तरह रोर किया और मुझ पर अटैक कर दिया। देखी उसने मेरे गले में कटा भी है। और ब्या के गले में उसके छोटे छोटे 2 दांत लगे हुए थे। और अब हूर ने हैरत से मुंह पर हाथ रखा और मायरा और हूर एक दूसरे को देखने लगी। अब हूर ने दिल में सोचा कहीं एडी में अपने बाप के सिम्टम तो नहीं आ रहे। तब हूर ने कहा, ब्या एडी बहुत छोटा है, उसने कोई लान की वीडियो देखी होगी इसलिए उसकी कॉपी कर रहा है। ये बात तुम किसी को मत बताना। और उस बच्ची ने मासी की बात मान ली। और हूर ने मायरा से कहा, प्लीज दीदा ये बात मम्मा को मत बताना वरना वो एडी को अपने पास नहीं रखेगी। तब मायरा ने कहा, नहीं बताऊंगी हूर, लेकिन हम इसके लिए जल्दी कुछ करना होगा। आज तो एक सिम्टम है, कल को और दिखेंगे। तब हूर ने लैपटॉप उठाया और कई डॉक्टर और साइंटिस्ट को मेल किया और एक साइंटिस्ट का जवाब आया, अगर किसी इंसान में जानवर के सिम्टम दिखते हैं तो इसका मतलब है वो किसी जानवर के संपर्क में आया है। देसी कुत्ता काट लेता है और उसको जम उस इंसान की बॉडी में आ जाते हैं। टाइम पर उसके एंटीडोट ना लगे तो कुछ टाइम बाद उसमें उसके सिम्टम दिखने लगते हैं। और ठीक उसी तरह दूसरे जानवर का भी यही केस हो सकता है। इसलिए इसका एंटीडोट लेना जरूरी है। और ऐसे एंटीडोट दुनिया में बस एक ही कंपनी बनाती है और वो है ब्रिटेन की जानी मानी कंपनी, डेस्क कंपनी, मतलब डेनियल अलेक्जेंडर कंपनीज। और फिर सबका मेल में जवाब यही आया, डेस्क कंपनी। और मायरा ने कहा, अगर तुम डेनियल को सब बताती हो तो तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा ये उसका बेटा है। और अब हूर सोच में पड़ गई और मायरा अंदर चली गई। लेकिन तभी मायरा दौड़ती हुई आए, उसके हाथ में घर का फोन था और कहा, हूर फ्रांस से कॉल है, शायद डॉक्टर बोस्को है। और हूर ने आहिस्ता से हाथ में लेकर हेलो किया और वो आवाज सुनकर सहम गई। अब डेविल ने कहा, एन तुम जहाँ कहीं भी हो फौरन वापस आओ। और हूर फोन लेकर बाहर आ गई, क्योंकि वो घर वालों पर जाहिर नहीं करना चाहती थी वो डेनियल के कांटेक्ट में है। तब हूर ने आहिस्ता से कहा, आपको ये नंबर कहाँ से मिला? और अब वो हल्का सा हंसा, मुझे तो ये भी पता है तुम इस टाइम कहाँ खड़ी हो, इसलिए ये नॉनसेंस क्वेरी में टाइम वेस्ट मत करो। कल तक मैं तुम्हें मीटिंग रूम में देखना चाहता हूँ, इट्स माई ऑर्डर। तब हूर ने हिम्मत करके कहा, मैं वापस नहीं आऊंगी क्योंकि मेरी फैमिली नहीं चाहती है मैं अब दोबारा फ्रांस जाऊं। तब डेविल ने कहा, तुम्हारी फैमिली क्या चाहती है क्या नहीं, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें 24 के अंदर यहाँ देखना चाहता हूँ, गॉट इट? वरना मेरे पास तुम्हें वापस लाने के और भी बहुत से तरीके हैं, इसलिए तुम अपनी मर्जी से आ जाओ तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। तब एन ने गुस्से से कहा, मैं अब नहीं आऊंगी। तब डेविल ने कहा, बदला नहीं लेना तुम्हें डेविल से? तब एन ने आहिस्ता से कहा, मेरे बदले से ज्यादा मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है,
इसलिए मुझे कोई बदला नहीं लेना, मैं सब भूलना चाहती हूँ और आप भी भूल जाओ। तब डेविल ने गुर्राते हुए कहा, डॉक्टर बॉस्को और उसकी बेटी रेबेका को जिंदा देखना चाहती हो या नहीं? और एन एकदम कांप गई और कहा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तब डेविल ने कहा, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है, इसलिए माय लव मेरे पास वापस आ जाओ, आई एम वेटिंग। और लाइन कट गई और हूर अब एक नई मुसीबत में घिर गई। एपिसोड 60। अब एन सर पकड़ कर बैठी थी, इधर उसको एडी की टेंशन थी तो दूसरी तरफ डेविल ने उसको टेंशन दे दी थी और एन गुस्से में कह रही थी, दोनों बाप बेटे ने मिलकर मुझे टेंशन में डाल दिया है। और अब वो सोच रही थी, मम्मा से तो कहना भी बेकार है, वो कभी नहीं मानेगी और मैं अपनी वजह से डॉक्टर बॉस्को और रेबेका की जान खतरे में नहीं डाल सकती, क्योंकि उन लोगों ने ही तो मुझे नई जिंदगी दी है और उनकी मैं मौत की जिम्मेदार नहीं होना चाहती। अब क्या करूं? अभी वो सोच ही रही थी जब उसके फोन पर सियान की कॉल आई और एन के दिमाग ने काम करना शुरू किया। अब वो सियान के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। सियान बहुत ज्यादा खुश था, हूर उसके साथ पहली बार डेट पर आए है। और फिर हूर ने आहिस्ता से अपनी बात शुरू की, सियान क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? तब सियान ने कहा, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। तब हूर ने कहा, सियान तुम जानते हो मैं यहाँ किस हालत में आई थी? जिससे मैंने बचपन से प्यार किया उसने मेरे साथ कितना बुरा सलूक किया और यही आग और गुस्सा मुझे चैन से सोने नहीं देता था और यही सोचकर मैं उससे बदला लेने गई थी। तब सियान ने उसके हाथ पर हाथ रख उसको समझाते हुए कहा, हूर भूल जाओ सब कुछ, उसको एक भयानक सपना समझकर भूल जाओ और ये विदेशी लोगों के लिए प्यार शादी बीवी कोई मायने नहीं रखते, इनके लिए सिर्फ एक ही रिश्ता मायने रखता है और वो है औरत को यूज करके फेंक देना। लेकिन हूर मेरे लिए तुम हर रिश्ते में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और मैं तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ। तब हूर ने कहा, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो सियान तो मेरी रूह को छलनी होने से बचा लो। तब सियान चौंका, क्या मतलब? तब हूर ने कहा, मैं बदला लेने तो चली गई और मेरे साथ कई लोग भी और जुड़ गए और अब मेरे वहां ना जाने से उन सब की जान खतरे में है और उन लोगों को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए प्लीज सियान तुम मुझे कुछ दिन का और टाइम दे दो, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी और फिर हम दोनों शादी करेंगे और तब मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते को पूरे दिल से निभाऊंगी। लेकिन तब तक ये प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम दे दो। और फिर सियान ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है हूर, मैंने तुम्हारा इतना इंतजार किया, थोड़ा और सही, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब तुम मेरी बनकर जा रही हो और मेरी बनकर ही वापस लौटोगी। और अब हूर ने कहा, बिल्कुल सियान मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, मैं वापस जरूर आऊंगी। और फिर सियान ने एक अंदेशा जाहिर किया, हूर मुझे तुम पर भरोसा है, उस डैनियल पर नहीं। अगर उसने तुम्हें फिर से मुझसे छीन लिया या तुम्हें फिर से उससे प्यार हो गया। तब हूर ने कहा, नहीं सियान, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अपने बच्चे एडी की कसम खाती हूँ, मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, मैं तुम्हारी बनकर ही वापस आऊंगी। अब डैनियल को मैं अपने आसपास भी नहीं आने दूंगी। फिर सियान ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, लेकिन हूर तुम एडी को भी अपने साथ ले जाओ, वो बहुत छोटा है, तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। और हूर उसकी बात मान गई और अब सियान ने अपनी माँ और खाला दोनों को राजी कर लिया और हूर को अपनी जिम्मेदारी पर फ्रांस जाने के लिए कह दिया। और हूर को जाते हुए सियान ने कहा, अब जल्दी ही मुझे अपनी बीवी और बच्चे को घर ले जाना है, मैं तुम दोनों का वेट करूंगा। और हूर मुस्कुरा दी। फिर समीरा ने भी कहा, सियान तुझ पर बहुत भरोसा करके भेज रहा है, हूर इसका भरोसा मत तोड़ना। और हूर अब उन सब से विदा ले कर एडी को लेकर फ्रांस आ गई। डॉक्टर बॉस्को से उसने फोन पर बात कर ली थी और वो बहुत खुश हो गए उसके वापस आने से और उसके बच्चे से भी। अब एन रैप्का से मिली और रेबेका ने फौरन एडी को गोद में लपक लिया और अपने डैड से खुश होकर बोली, डैड ये कितना प्यारा है। और अब डॉक्टर बॉस्को ने भी उसको गोद में लेकर प्यार किया और कहा, तू तो बिल्कुल मिस्टर अलेक्जेंडर जैसा है, लेकिन कर्म में अपने बाप के जैसा मत बनना, तुझे एक बड़ा डॉक्टर बनना है। और हूर आहिस्ता से मुस्कुराए और फिर डॉक्टर ने कहा, तो मेरी की तरफ से बेफिक्र रहो रेबेका, और मेरी छोटी बहन मेरी इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, उसको बहुत शौक है बच्चों का। और फिर हूर बात में लग गई और अब सब बैठे थे और फिर एन ने सारी बात बताते हुए कहा, डॉक्टर बॉस्को डेविल का शक मुझ पर यकीन में बदल चुका है, क्योंकि उसने मुझे उस रात फिजिकली और मेंटली बहुत टॉर्चर किया, इसलिए मेरा सच उस पर जाहिर हो गया। तब डॉक्टर बॉस्को ने कहा, लेकिन वो तुम्हें अभी भी अपना मेंबर बनना चाहता है, तो इसका मतलब तुम अभी वहां जा सकती हो, बस तुम कुछ भी करके किसी भी तरह एक बार उनकी डायनामाइट की मीटिंग या उसकी फोटो या फिर किसी इम्पोर्टेंट फाइल की कॉपी निकाल लो, फिर सब हम संभाल लेंगे। फिर चाहे तुम अपने बच्चे को लेकर वापस चली जाना, हम उसके जरिए इन सब का पर्दा फंसा कर देंगे, क्योंकि इन उस जगह तक जाने की परमिशन सिर्फ तुम्हारे पास है,
हम में से कोई भी वहां जाने की हैसियत नहीं रखता। तब एन ने कहा, लेकिन डॉक्टर, हमें कोई भी सबूत अपनी टीम के जरिए पुलिस तक नहीं पहुंचा चाहिए, क्योंकि वो हम में से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बल्कि ऐसा होना चाहिए सबूत उसका ही कोई आदमी पुलिस तक पहुंचा दे, ताकि मरे भी तो उसका ही मेंबर। तब सब ने एन की बात से राजी हो गए। और अब डेविल की मीटिंग थी और वो आज एन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और खुद से बातें करता हुआ कह रहा था, एन, अगर तुम आज नहीं आए तो मुझे फिर तुम्हें उठा कर लाना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम डेविल से दूर नहीं रह सकती। और अभी वो सोच ही रहा था जब बारोश के साथ वो आती दिखाई दी। ब्लू जीन्स, उस पर व्हाइट खूबसूरत टॉप और बालों को उसने खुला छोड़ा था और उसके हाथ में ब्लैक ग्लव्स थे। और डेविल की चील की नज़र उसके ब्लैक ग्लव्स पर गई और सोचा, एन तो कभी ग्लव्स यूज नहीं करती, लेकिन अब क्यों? लेकिन फिलहाल के लिए उसने ध्यान झटक दिया और उसके दिल को और आंखों को डे से सुकून मिल चुका था उसको सामने देखकर। और एन डे से ही अंदर आई उसकी नज़र डेविल के पास बैठी जेना पर गई और एन का हाल तक कड़वा हो गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ गए और ये बात डेविल ने नोट कर ली और उसको अच्छा लगा। एन आज भी उसके लिए जेलसी फील करती है और अब एन बारोश के बराबर में बैठने लगी। तभी डेविल ने कहा, आप यहाँ नहीं बैठोगी। तब एन ने चिढ़ते हुए कहा, मैं अपने हस्बैंड के पास बैठी हूँ, आप को क्या प्रॉब्लम है? और उसके मुंह से बारोश को हस्बैंड कहना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तब उसने गुस्से से कहा, ये मेरा मीटिंग हॉल है, आपका बेडरूम नहीं है जहां आप हस्बैंड खेलोगी। ये मेरा ऑर्डर है, आप उस केबिन के अंदर जाकर बैठोगी। अब एन ने घूमकर डेविल की साइड में देखा जहां एक शीशे का केबिन बना था और एन ने कहा, मैं वहां क्यों बैठूं? तब डेविल ने कहा, ये मेरा ऑर्डर एंड मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, आई एम योर बॉस। और अब एन ने बारोश की तरफ देखा जो चुपचाप बैठा था। इसका मतलब था उसकी भी डेविल के आगे नहीं चलती। और एन गुस्से में पैर पटकती उस केबिन के अंदर चली गई और जाकर गुस्से में उस घूमने वाली रॉकिंग चेयर पर बैठ गई। वो काफी बड़ा और खूबसूरत केबिन था जहां उसके लिए फ्रिज, स्क्रीन, फ्रूट, फ्लावर सब रखे थे और सामने एक खूबसूरत लैपटॉप रखा था जिस पर उन दोनों की तस्वीर थी। अब एन ने सामने देखा तो डेविल उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। तब एन समझ गई, इसने मुझे यहाँ अपनी आंखें सेकने को बिठाया है, क्योंकि वो जो बाहर बोल रहा था एन को बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी और बीच बीच में वो एन को गुस्से में भूनते हुए भी देख रहा था और आहिस्ता से मुस्कुरा रहा था। अब एन को गुस्सा आया, उसने रिमोट उठाकर शीशे पर पर्दा ढक दिया और चेयर पर आकर बैठ गई और थोड़ी ही देर में बोर होकर कुर्सी से टेक लगाकर सो गई। और अब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा उसके दोनों हाथ डेविल के हाथ में थे और उसके हाथों से वो ग्लव्स उतार चुका था। अब एन सीधी होकर बैठ गई और अब डेविल उसके मेहंदी लगे हाथों को ध्यान से देख रहा था और उसके हाथ में पहनी सियान की डायमंड एंगेजमेंट रिंग। और अब एन थोड़ा घबरा गई और उसने अपने हाथ उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन छुड़ा नहीं पाए। अब डेविल जांचती नजरों से उससे पूछ रहा था, तुमने अपने हाथ इतने डेकोरेट क्यों किए हुए हैं और ये रिंग कैसी तुम्हारी फिंगर में? और अब एन घबरा गई क्योंकि वो अभी उसको कुछ बताना नहीं चाहती थी। तब एन ने बात बनाते हुए कहा, मैं एक फ्रेंड की शादी में गई थी, वहां लगा ली थी ये मेहंदी। तब डेविल ने कहा, तुम तो किसी के बीमार होने पर गई थी। तब एन ने कहा, वो अब ठीक है, तो मैं शादी में चली गई। और डेविल खामोशी से उसको देख रहा था। वो उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ था, लेकिन उसने कोई बहस नहीं की। फिर डेविल ने उसकी रिंग को देखते हुए कहा, और ये रिंग? तब एन ने कहा, ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने पहन ली। तब डेविल ने कहा, इस फिंगर की नस हॉट से जुड़ी होती है, इसलिए इसमें किसी स्पेशल वन की रिंग पहनाई जाती है और तुम्हारा स्पेशल वन सिर्फ देनी है और कोई नहीं। अब डेविल ने उसकी रिंग निकाल कर दूर फेंकी और अपनी फिंगर से एक कीमती ब्लैक डायमंड रिंग निकाल कर उसकी फिंगर में पहना दी और हल्का सा उसको दबा दिया क्योंकि वो एन की फिंगर में लूज थी। और अब एन ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? तब डेविल ने कहा, ये रिंग तुम्हारी फिंगर से अलग नहीं होनी चाहिए। और अब डेविल ने उसको धमकाते हुए कहा, वरना पूरा हाथ जिस्म से अलग कर दूंगा। और अब एन कभी दूर पड़ी सियान की रिंग को, कभी डेविल को देख रही थी और अब वो गुस्से में उठकर जाने लगी थी जब एन का पैर डेविल के शूज से टकराया और उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो डेविल के ऊपर गिर गई। और फिर वो दोबारा उठी, फिर से लड़खड़ा कर उसके ऊपर गिर पड़ी। अब डेविल ने प्यार से उसके कान में कहा, जब आना ही मेरे पास है तो दूर जाने की कोशिश क्यों करती हो? और डेविल ने अपने दोनों हाथ से उसकी कमर को पकड़ा और उसको अपने और करीब कर लिया और एन ने कहा, प्लीज लीव मी। और अब उसको डेविल ने छोड़ दिया और वो वहां से उठकर जाने लगी। डेविल उसका हाथ पकड़कर बोला, कहाँ जा रही हो? और एन उससे हाथ छुड़ाकर दूर खड़ी हो गई क्योंकि अब उसको सियान का भरोसा नहीं तोड़ना था। उसने एक भरोसे के साथ उसको वहां भेजा था, इसलिए वो खुद को डेविल से बचाना चाह रही थी। और अब एन ने जानबूझकर एक कॉफी का मग उठा लिया
लेकिन वो खाली था और एन डेविल को ये दिखाना चाह रही थी वो काफी पी रहे हैं। मकसद यही था वो केबिन से बाहर चला जाए और उसकी तरफ से मुंह फेर कर खड़ी हो गई और डेविल उसकी ये सब हरकतें जैसे सर टिकाकर आराम से देख रहा था। और अब डेविल ने एक बटन पर हाथ रख वेटर को ऑर्डर दिया, मैडम के लिए कॉफी ला कर दो, कब से खाली मग लिए खड़ी है। और एन ने एकदम मग नीचे रख दिया और जल्दी से कहा नहीं चाहिए। और अब डेविल धीरे धीरे चलकर उसके पास आ रहा था और एन पीछे को हो रही थी और अब वो दीवार से जा लगी और डेविल ने दोनों तरफ दीवार पर हाथ रखकर उसको अपनी बाहों के घेरे में कैद में करते हुए कहा क्या बात है, कुछ कंफ्यूज हो। और अब एन ने आहिस्ता से कहा मुझे जाना है। तब डेविल ने कहा तुम्हारा हर रास्ता मुझ तक आता है, इससे अलग कहाँ जाओगी। और अब डेविल ने प्यार से उसके गाल पर रखते हुए कहा कोई प्रॉब्लम है। अब एन की आंख से आंसू छलक पड़ा क्योंकि वो अपने दिल से मजबूर हो रही थी जो उसके पास आते ही उसके लिए धड़कने लगता था। उसने क्या किया है क्या नहीं, ये दिल दे से सब जानते हुए भी सब भूलना चाहता था और वो जो इरादा करके आई थी उसमें कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उससे दूर जाना चाहती थी। लेकिन वो उसको दूर जाने नहीं दे रहा था। अब वो धीरे धीरे एन के करीब आ रहा था, उसके कान पर और गाल पर बेताबी से किस कर रहा था। अब एन ने कहा प्लीज सब आपका वेट कर रहे हैं। लेकिन डेविल मदहोशी और खुमारी में कहा करने दो, लेकिन मैं अपने एन के लिए अब और वेट कर सकता। एन उससे पीछे को खींच रही थी लेकिन वो उसको अपनी तरफ खींच रहा था और एन आंखों में आंसू लाते हुए कहा डैनियल ये सब गलत है। अब उसने उसके गले को किस करते हुए कहा कुछ गलत नहीं है, तुम मेरी एन और मैं तुम्हारा डेनी और कुछ गलत नहीं है। और अब मुझे मत रोको एन, मैं 3 साल से तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, अब मुझसे नहीं रुका जा रहा। और एन हर कोशिश कर रही थी उसे खुद से दूर करने की और अब उसकी नज़र चाली पर गई। तब एन ने कहा वो देख रहे हैं ये आपका बेडरूम नहीं है। और डेविल ने उसके शोल्डर से उसका टॉप खींच दिया और कहा देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उन पर ध्यान मत दो, सिर्फ मुझे पर ध्यान दो। और अब एन को अपने हालात पर रोना सा आया और तभी डेविल ने उसके हिप पर हाथ रखकर उसको ऊपर उठाया और एक हाथ उसके गले के पीछे रखते हुए उसका फेस अपने सामने किया और एन हल्के से झटपटा रही थी। और अब डेविल उसके होठों पर झुक गया और एन ने उसकी शर्ट को मुट्ठी में दबोच ली और डेविल अपने आसपास सब भूल गया। अब उसको पूरी शिद्दत से किस कर रहा था और एन कोशिश कर रही थी वो उसको छोड़ दे, लेकिन धीरे धीरे उसका पैशन बढ़ने लगा और बाहर सब ब्रेक के बाद उसका मीटिंग के लिए वेट कर रहे थे। और अब चार्ली ने घड़ी देखी और कहा डेविल को इतनी देर हो गई केबिन में गई, ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। और अब चार्ली केबिन के पास आया लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर वो खामोशी से पलट गया क्योंकि डेविल ने एन को दीवार से लगाकर उसको गोद में उठा रखा था और पैशनेटली एन को किस कर रहा था। और अब चार्ली ने आकर कहा मीटिंग रोक दो क्योंकि डेविल मिस्टर मफी की वाइफ के साथ बिजी है। और बारोश चौंक गया और अब चार्ली ने बारोश से हंसते हुए कहा आप बस इलेक्शन पर ध्यान दें क्योंकि डेविल आपकी जगह मेहनत कर रहा है, आप बूढ़े हो चुके हैं, आपके बस की कहा है हार्ड वर्क करना, इसलिए आप आराम करें। डायनामाइट का प्रॉफिट और प्लस में आपकी बीवी सैंडी के बच्चे डेविल आपको जल्दी दे देगा। और अब बारोश उछल गया, कहना क्या चाहते हो। तब चार्ली ने कहा आपकी बीवी और डेविल का अफेयर चल रहा, क्या आपको पता है। और अब बारोस ने खामोश हो गया और दिल में सोचा एक बार मेरे हाथ ही डायनामाइट की पावर आ जाए फिर डेविल को और इस लड़की को तो मैं सबक सिखाऊंगा, जो दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब जेफ ने कहा डेविल ऐसा ही करता है, उस लड़की के आसपास होते ही डेविल बस उस पर ही ध्यान देता है और किसी चीज़ का इसको पता ही नहीं रहता। और अब सब खामोश थे क्योंकि उसकी मर्जी के बिना मीटिंग कैंसिल भी नहीं कर सकते थे और कर भी नहीं सकते थे। और अब कितनी देर बाद डेविल ने एन को छोड़ा और एन आंख बंद कर तेज तेज सांस ले रही थी और अब डेविल उसकी तरफ को बेताबी में बढ़ा, लेकिन अब एन की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी और अब वो गुस्से में चीखी दूर रहो मुझसे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, गुस्से में खून बरसाती नजरों से उसको देखा और उसकी शर्ट को मुट्ठी में दबोचकर गुस्से में चीख कर कहा आपने समझ क्या रखा है मुझे, कोई बेजान खिलौना हूँ आपका, जब आपका मन करता है आकर खेलने लगते हैं। मेरी मर्जी कोई मायने नहीं रखती आपके लिए, जब दिल करता है खेलते हैं, जब दिल करता है तोड़कर फेंक देते हैं। और अब डेविल ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा आप मेरी एन हो जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और जो मेरी सबसे फेवरेट डॉल है जिसको मेरी मॉम मुझे गिफ्ट कर गई और उसको मैं हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। अब एन ने गुस्से से उसका हाथ झटका और चीख कर कहा कोई डॉल नहीं हूँ मैं, एक जीती जागती इंसान हूँ जिसको चोट भी लगती है, तकलीफ भी होती है और अब सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे आपके छूने से हो रही है क्योंकि कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपसे, ना एन बनकर ना सैंडी बनकर, नाजायज़ है आपका मुझे छूना। और अब डेविल आंखों में हैरानी लेकर उसको गुस्से से फटते हुए देखा रहा था।
अब एन ने डेविल को जोर से धक्का देते हुए कहा, क्यों छूते हैं मुझे? और डेविल बेबसी और खामोशी से उसको देख रहा था। कोई रिश्ता नहीं है हम दोनों के बीच, न कोई हक है आपका मुझे छूने का। और अब एन ने आंखों में गुस्सा और जुनून लेकर उसको उंगली दिखाते हुए कहा, अगर दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं खुद मीडिया में जाऊंगी और सबको चीख चीख बताऊंगी ये ग्रेट साइंटिस्ट डैनियल अलेक्जेंड्रा बॉस बनकर अपने एम्प्लॉय का फिजिकली हैरेसमेंट करते हैं। और अब डेविल का उसकी बात सुनकर खून खोल गया और एन डे से ही बाहर को बड़ी डेविल ने उसका बाजू पकड़कर एक झटके से अपने सामने खड़ा किया और अब बेबसी से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मानती हो तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मेरा टच करना तुम्हें तकलीफ दे रहा है, हिरिष्ट कर रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ इन तुम्हारे मेरे बीच एक नहीं कई कई रिश्ते हैं। क्योंकि जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो क्यों तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, क्यों तुम्हारा दिल तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। और यही हाल मेरा भी है, हर पल मेरा दिल तुम्हारी ख्वाहिश करता है, तुम्हें अपने पास देखना चाहता है, तुम्हें छूना चाहता, प्यार करना चाहता है। जब तुम पास होती हो तो दिल को सुकून मिलता है, दूर जाती हो तो दिल उदास हो जाता है। ये है मेरा तुमसे हॉट रिलेशन। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, लेकिन हमारी किस्मत हम एक दूसरे के सामने ला खड़ा करती है। ये मेरा तुमसे डेस्टिनी रिलेशन, पूरी दुनिया में तुम्हारा डीएनए ही डेविल के डीएनए से मैच है। ये मेरा तुमसे ब्लड रिलेशन, अपनी 6 साल की एज से तुमने मुझे से प्यार किया है और एक 19 साल के यंग लड़के ने एक 6 साल की बच्ची से प्यार किया है, जो आज तक कभी किसी ने किसी से नहीं किया। ये तुमसे लव रिलेशन, तुम्हारी दर्द से मुझे दर्द होता है और मेरे दर्द से तुम्हें दर्द होता है। ये तुमसे दर्द का दुख का रिलेशन है। और इन कितने रिलेशन चाहिए मुझे तुम्हें छूने के लिए, और मेरे लिए ये पेपर का रिश्ता मायने नहीं रखता। और अगर तुम्हारे लिए वो जरूरी है इन तो अभी चलो, मैं तुमसे ये पेपर का रिश्ता भी जोड़ने को तैयार हूँ। और अब एन ने एक झटके से हाथ छुड़ाकर में कहा, नहीं जोड़ना आपसे कोई भी रिश्ता। और जो ये रिश्ते आप मुझे बता रहे हैं, ये सब रिश्ते उस दिन खत्म हो गए जिस दिन आपने मेरे यहाँ गोली मारी। एन ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, उस दिन मर गई एन, और आपका हर वो रिश्ता जो इनसे जुड़ा था। अब एन ने फैसला कर लिया था उसको अपने अंदर पल रहे दर्द का एहसास कराने का, कि उसने उसको किस हद तक तकलीफ दी है। अब एन खून बरसाती आंखों से उसको देखकर कह रही थी, उसकी आंखें आंसू और गुस्से से लाल हो रही थी, अब जो आपके सामने खड़ी है वो एन नहीं है, एक जिंदा लाश है जिसको बस दबाना बाकी है। अब डेविल हैरानी और दुख से उसकी बातें सुन रहा था। 6 साल से प्यार करते थे आप मुझसे, लेकिन 6 पर नहीं लगाया आपने मुझे मारने में, और आप बारोश को घटिया कहते हैं। अरे उससे ज्यादा घटिया और नीच तो आप है, जिसने एक नाइट्रो के बदले में अपनी बीवी को सौदा कर दिया, जिससे आप 6 साल की उम्र से प्यार करते आ रहे हैं। कम से कम बारोश अपनी बीवी और बेटी से प्यार का दावा तो नहीं करता, लेकिन आप तो वो घटिया इंसान है जिसने पहले अपनी बीवी को खुद यूज किया और फिर किसी और को दे दिया, और फिर मुझ पर बेवफाई का इल्जाम लगाकर मार दिया। शर्म नहीं आई जरा भी मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए? अब एन ने उसकी शर्ट को पकड़ खींचते हुए कहा, जिस इनके जिस्म को आपके सिवा किसी हवा ने भी नहीं छुआ, उस पर अपना इतना गंदा इल्जाम लगाया कि मैं किसी के साथ में ने सेक्स किया है। छी, कितनी गिरी हुई और घटिया सोच है आपकी। एक महान साइंटिस्ट है आप दुनिया के लिए, लेकिन एक घटिया और गिरे हुए इंसान है आप एन की नज़रों में, जिसने अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए मुझे ऑपरेशन पर ही मारने का ऑर्डर दे दिया। अगर उस टाइम डॉक्टर बोस्को और मेरा परिवार मुझे ना बचाता तो आज ये एन आपके सामने नहीं होती। अब डेविल ने हैरत और बेयकीनी से कहा, ये सच नहीं है। डेविल खामोश था क्योंकि वो एन के अंदर पल रहे गुस्से को बाहर निकालना चाहता था, ताकि उसको पता चल सके उसके दिल में कितना जहर भर चुका है अपने देने के लिए। और अब एन ने चीखते हुए कहा, मुझे नहीं जानना क्या सच है क्या झूठ है, अब सच ये है मिस्टर डेविल, मुझे अगर इस दुनिया में किसी से नफरत है तो वो आप है, क्योंकि नफरत है मुझे आपसे, आपके वजूद से, आपकी हर सांस से, आपके एहसास से, और हर उस याद से जो आपसे जुड़ी है। मर गया आपका प्यार। और अब इनका जिस्म गुस्से और रोने की वजह से धीरे धीरे कपकपा रहा था, और अब आंखों में शोले लाते हुए कहा, और खबरदार जो आज के बाद मुझे छूने की कोशिश की, वरना हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। और डेविल उस लड़की को फटी फटी आंखों से देख रहा था, जो चीख चीख कर उसको अपने अंदर पल रही नफरत की आग में उसको जला चुकी थी। और डेविल को यकीन नहीं आ रहा था उसकी एन उससे इस हद तक नफरत कर सकती है। अब इनने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर उसके ऊपर दे मारी, और उसकी उंगली जख्मी हो गई थी, लेकिन इनको परवाह नहीं थी। और अब कहा, नहीं है आप मेरे स्पेशल वन। अब इनने सियान की अंगूठी उठाते हुए कहा, ये है मेरा स्पेशल वन, जिसने मेरा हर कदम पर साथ दिया, जिसने मुझे अपना कर दोबारा जिंदगी तरफ लाया, उसने हर हाल में मुझसे प्यार किया है।
और अब मैं इसकी ही होने वाली हूँ, एंगेजमेंट हो चुकी है मेरी और अगले महीने इससे शादी है। आप अपनी एन को मार चुके हैं, अब ये उसकी हूर है जो आपके सामने खड़ी है। एन ने अपनी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, और जो अब आपकी कभी नहीं होगी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? और अब डेविल के अंदर लावा सा पक रहा था एन की बातों से, जो उसके सामने ही उसको ठुकरा कर किसी और को अपना रही थी। और अभी एन आगे ही बढ़ी थी जब डेविल ने उसका बाजू खींचकर अपने सामने खड़ा करते हुए गुस्से और जुनून में धमकी भरे लहजे में कहा, है एन, अब एक बात मेरी भी कान खोल कर सुन लो। अब डेविल ने अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन के पीछे रखकर अपने अंगूठे को उसके गालों पर रखा और एन ने अपने दोनों हाथों से उसके हाथों से अपना चेहरा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। और अब डेविल ने उसके चेहरे के बहुत पास आकर कहा, तुम्हारी नफरत मंजूर है मुझे, तुम्हारा हर इल्जाम मंजूर है मुझे, तुम्हारा ना छूना भी मंजूर है मुझे, लेकिन तुम्हारे होठों पर किसी और का नाम हो ये मंजूर नहीं मुझे। तुम इस डेविल के सिवा किसी और की बनो ये मंजूर नहीं मुझे। अब उसने अजीब जुनूनी अंदाज में एन की आंखों में आंखें डालकर कहा, जुनून हो तुम इस डेविल का, पागलपन हो तुम मेरा, और अगर इस जुनून और पागलपन के बीच में कोई तीसरा आया तो जलाकर राख कर दूंगा। अब एन डेविल के इस अंदाज और बातों से सहम गई, लेकिन फिर हिम्मत दिखाते हुए एक झटके से खुद को अलग करते हुए कहा, तो वो जलने वाला अकेला नहीं होगा, मैं भी उसके साथ जल जाऊंगी। और ये कहकर एन गुस्से से बाहर निकल कर चली गई और एन अपने 3 साल की जलती आग में उसको भी जला गई। और अब वो बुद्ध की तरह इस आग में खड़ा देहक रहा था, क्योंकि जब एन के माथे पर उसने बंदूक रखी थी तब भी उसने अपने मुंह से किसी और के बारे में नहीं कहा था, लेकिन आज वो खुलेआम किसी और की होने का कह कर गई थी। और अब डेविल का मन कर रहा था इस सारी दुनिया में आग लगा दे या खुद को जलाकर राख कर दे। और अब उनकी सब बातें बाहर खड़ा जेफ सुन चुका था और अंदर आकर जेफ ने कहा, डेविल वो तुम्हें गलत समझ रही है, तुमने खुद को जस्टिफाई क्यों नहीं किया? अब वो डेविल की आवाज में बोला, पहले मुझे पूरे सच का पता लगाना है, क्या हुआ था उस रात, जिस रात एन की सर्जरी थी। मुझे डॉक्टर बोस्को से मिलना होगा। और जेफ ने कहा, तो इसके लिए हमें उनके घर जाना होगा, वो घर पर ही इस बारे में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।